जब मुझे पता चला कि हमारे घर में अडॉप्टेड लड़की, जिसे मैंने हमेशा बुरा ट्रीट किया, एक्चुअली वो मुझे पसंद करती थी, तब मेरे फैमिली ने मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। मैं हमेशा उसे नीचा दिखाता था, उसे टॉर्चर करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरे लायक नहीं है। इसलिए मैंने हर वो काम किया जिससे मेरा फैमिली मुझसे नफरत करे। यहाँ तक कि मैंने उसके सामने दूसरी लड़कियों के साथ ओपनली फ्लर्ट भी किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जब लाइफ और डेथ सिचुएशन आएगी तो वो मेरे लिए अपनी जान दे देगी। मरने के बाद ही मुझे सच में समझ आया, इस ज़िंदगी में मुझे उस इंसान को चेरिश करना है जो सच में मुझसे प्यार करता है, उसे एंडलेसली स्पॉइल करना है और कभी उसे इन्फीरियर फील नहीं होने देना है। जब मैंने उसे व्हील चेयर पर बैठे देखा, मेरी आंखों से अचानक आंसू निकल आए। तुम रो क्यों रहे हो? क्या हमने एग्री नहीं किया था कि ये बस एक फेक मैरिज है? कुछ दिनों में तुम अब्रॉड चले जाओगे और जो तुम चाहो वो कर सकते हो। मैं बस एक बर्डन हूँ। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। मेरे कानों ने ऑटोमेटिकली उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया और मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ओम, प्लीज़ मत रो। मैं प्रॉमिस करता हूँ, तुम देश छोड़ने से पहले हम सीक्रेटली डिवोर्स ले लेंगे। मैं तुम्हारी मैरिज का रिकॉर्ड भी मिटा दूंगा, मैं रोते हुए बोला। लियो रुआन, आई एम सॉरी। वो थोड़ा कंफ्यूज होकर बोली। पागल, सॉरी क्यों बोल रहे हो? उसने हाथ उठाया जैसे मेरे चेहरे को छूने वाली हो, लेकिन बीच में ही रुक गई। उसे लगा मुझे उसका टच पसंद नहीं है। उसने धीरे से अपना हाथ नीचे कर लिया, डिसअपॉइंटमेंट के साथ। मुझे इतना रिग्रेट हो रहा था कि मैं बस रो ही सकता था। काफ़ी देर बाद जब मैं थक गया और मेरी सिसकियां धीमी हो गईं, तब उसने धीरे से कहा, तुम रो चुके हो, अब जल्दी से जाकर बेड पर लेट जाओ। हैंगओवर सूप ठंडी हो गई है, मैं उसे गर्म करके लाती हूँ। वो मुझे छूने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। एक हाथ में अभी भी हैंगओवर सूप पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ उसकी आधी बची हुई टांग पर टिका था। उसे बस यही लगा कि मैं ड्रंक हूँ और बेवजह ड्रामा कर रहा हूँ। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि मैं हमारी शादी की वजह से ऐसा बिहेव कर रहा हूँ, तो उसे लगा कि मैं इस शादी से कितना दुखी हूँ। मैं उसके एम्ब्रेस से हट गया और शर्म के मारे भागकर बेड पर जाकर लेट गया। गुलू गुलू, मुझे व्हीलचेयर के जाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। क्या लियो रुआन जा रही है? मैं उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता था। रुआन, मत जाओ, यहीं रुको मेरे साथ, हम साथ में सोते हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ ऐसे कांप गया जैसे उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। एक अजीब सी फीलिंग उसके पूरे शरीर में दौड़ गई और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे अभी बाहर आ जाएगा। उसे पता था उसे मेरे इस अचानक बिहेवियर से अटैच नहीं होना चाहिए। उसे लगा मैं सच में बहुत ड्रंक हूँ। फिर भी उसके मुंह से निकला, ठीक है। ये देखकर मैंने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया और बेड के अंदर वाली साइड की तरफ रोल हो गया ताकि उसके लिए एक बड़ी जगह छोड़ दूं। खाली जगह को देखते हुए उसके दिल में अजीब सी हलचल हुई। मैंने खुद उसे बुलाया था, हालांकि उसे पता था कि ये बस एक ड्रंक इंसान का कंफ्यूज्ड एक्शन है। फिर भी उसने जिद करके इसे सच्चा प्यार मान लिया, चाहे ये सेल्फ डिसेप्शन ही क्यों ना हो। इससे उसे खुशी मिल रही थी। उसने अपने दोनों हाथों के सहारे खुद को उठाया और धीरे धीरे बेड पर चढ़ गई। जैसे ही वो लेटी, उसने अपने हाथ सीने पर फोल्ड कर लिए। बस इतना ही काफ़ी था उसके लिए कि वो मेरे साथ एक ही बेड पर लेटी है। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोच रहा था। हमारे बीच जो दूरी थी वो मुझे एक गहरी खाई, गैप जैसी लग रही थी। मैं तुरंत उसकी तरफ रोल हो गया। अचानक मेरे पास आने से वो एकदम फ्रीज हो गई। अब वो क्या करे? क्या अपना हाथ पीछे खींचे? उसका दिमाग डर से ब्लैंक हो गया और वो हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पाई। कुछ देर बाद उसे मेरी हल्की हल्की सांसों की आवाज़ सुनाई दी। तब जाकर उसने हिम्मत की और मेरी तरफ देखने लगी। वो मुझे देखती रही जैसे मेरी फेस की हर डिटेल उसके दिल में पहले से ही बसी हुई हो। उसने मुझे अनगिनत बार अपने दिमाग में इमेजिन किया था, लेकिन फिर भी उसे मुझे देखकर कभी मन नहीं भरता था। उसकी नज़रें बस मेरे सोते हुए चेहरे पर टिक गईं। ये रात उसके लिए बहुत ख़ास थी, इतनी ख़ास कि वो सोना ही नहीं चाहती थी, बस मुझे देखते रहना चाहती थी। लेकिन रात बहुत छोटी होती है। धीरे धीरे सुबह होने लगी। उसे रियलिटी में वापस आना था। उसे पता था मैं उसके जैसा इंसान नहीं हूँ और जल्द ही मैं अब्रॉड चला जाऊंगा, अपने असली प्यार और अपने ड्रीम्स के पीछे। जैसे ही आसमान हल्का होने लगा, वो चुपके से बेड से उतर गई, जैसे कोई चोर गिल्ट के साथ भागता है। धीरे से वापस अपनी व्हीलचेयर पर बैठी और एक आखिरी बार मुझे देखा, जो गहरी नींद में सो रहा था। फिर बिना रुके वो कमरे से बाहर चली गई। वो अपने कमरे में वापस आ गई। व्हीलचेयर पर बैठकर वो खिड़की के बाहर आसमान को देखने लगी। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा, हल्का सफ़ेद,
फिर थोड़ा लाल, जैसे सूरज धीरे धीरे ऊपर खींचा जा रहा हो। मैं काफ़ी समय बाद इतनी गहरी नींद सोया था। बेड की सॉफ्टनेस और वार्मथ ने मुझे बहुत आराम दिया। मैं जल्दी से उठा, बाथरूम गया, फ्रेश हुआ, कपड़े बदले और नीचे चला गया। नीचे जाकर देखा, पूरा फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठा था और मुझे देखकर सबके चेहरे पर सरप्राइज था। मुझे अचानक एक अजीब सी अपनापन, क्लोजनेस महसूस हुआ, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत हर्ट किया था। जब से मुझे लियो रुआन के साथ एंगेजमेंट का पता चला था, मैं लगातार प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। मैं उनके साथ टेबल पर खाना भी नहीं खाता था। यहाँ तक कि मैंने लियो रुआन को भी मना कर दिया था कि वो घर में कहीं भी मेरे सामने ना आए। मैंने अपनी स्टेप मदर, आंटीज और अपने फादर का दिल तोड़ दिया था। मेरी छोटी बहन भी मुझसे डरती थी। वो बस दूर से मुझे डरते हुए देखती थी। तभी तुम ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आए हो? तुम क्या खाओगे? मैं अभी बनाकर लाती हूँ। लियो रुआन की माँ लुआन ने मुझसे अनईजी होकर पूछा। उसकी आंखों में कंसर्न था और हल्की सी गिल्ट भी। उसे भी लगता था कि मुझे इस शादी के लिए मजबूर करना गलत था, लेकिन एक माँ होने के नाते उसके अपने सेल्फिश रीजंस थे। उसे पता था कि लियो रुआन सच में मुझे पसंद करती है, इसलिए चाहे मैं कितना भी ड्रामा करूं, वो सब सहती रही। तुम उसे इतना इंडल्ज क्यों कर रही हो? शादी के बाद भी इसका ये एटीट्यूड है। ये कब बड़ा होगा लुआन? मेरे फादर पे चेंगो गुस्से में बोले। तुमसे शादी करना तो जैसे जैकपॉट है और इसे उसकी वैल्यू ही नहीं पता। असल में उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा स्पॉइल किया था, इसीलिए मैं सही गलत समझ ही नहीं पाया। क्या कोई पिता अपने बेटे का बुरा चाहता है? उसकी डिसेबिलिटी को छोड़ दें तो लियो रुआन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका बेटा, मैं, इतना अंधा था कि पास की जेड और गोल्ड को छोड़कर एक बेकार चीज़ के पीछे भाग रहा था। मैंने जब अपने फादर का सख्त चेहरा देखा और उनकी आवाज़ सुनी तो मेरे अंदर अचानक खुशी की लहर दौड़ गई। अच्छा है, पापा अभी भी जिंदा हैं। मैंने उनकी बातों को इग्नोर किया और अचानक बचपन की तरह उन्हें गले लगा लिया। वो शॉक हो गए। काफ़ी समय हो गया था जब मैंने उन्हें ऐसे हक किया था। जब से उन्होंने दूसरी शादी की थी, मैं उनसे दूर रहने लगा था। मैं हमेशा अपने अंकल के घर भाग जाता था और जब मेरी छोटी बहन पैदा हुई तो मैंने उन्हें और इग्नोर करना शुरू कर दिया। उन्हें लगता था कि मैं जेलस हूँ, लेकिन सच में वो बर्थ एक एक्सीडेंट था। जब उन्हें पता चला तब बच्चा ऑलरेडी काफ़ी डेवलप हो चुका था और लुआन की एज भी ज़्यादा थी, इसलिए अबॉर्शन रिस्की था। इसीलिए उन्होंने उसे जन्म लेने दिया। उन्होंने कभी भी दोनों बच्चों में फ़र्क नहीं किया और लुआन भी हमेशा मेरी हर विश पूरी करती थी, लेकिन फिर भी मैं उन्हें माफ़ नहीं कर पाया। मैं घर आने के बजाय अंकल के घर ही रहता था। मैंने उन्हें बहुत गलत समझा था। ठीक है, इतना बड़ा हो गया है, फिर भी इमेच्योर है। ये मत समझना कि इससे सब ठीक हो गया। खाना है तो खा, नहीं तो रहने दे। अपनी आंटी को परेशान मत कर। बाहर से स्ट्रिक्ट दिखते हुए भी मेरे फादर अंदर से खुश थे। वो बस दिखावे के लिए मुझे डांट रहे थे। लुआन ने उनकी फेक स्ट्रिक्टनेस देखकर हंसते हुए कहा, ओन, अपने पापा की बातों का बुरा मत मानो। उन्हें बस गुड डील मिल गई है, इसलिए एटीट्यूड दिखा रहे हैं। बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं अभी बना देती हूँ। मैंने लुआन की तरफ देखा और मुझे गिल्ट महसूस हुआ। वो एक्चुअली मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करती थी। यहाँ तक कि अपनी बेटी के बाद भी वो हमेशा बेस्ट चीज़ पहले मुझे देती थी, और ताकि मुझे बुरा ना लगे वो अपनी बेटी के लिए नए कपड़े भी कम खरीदती थी। मैंने धीरे से कहा, मॉम, रहने दीजिए, मैं आप सबके साथ ही खा लूँगा। लुआन फ्रीज हो गई। उसने अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ओ, तुमने अभी मुझे मॉम कहा? मेरे फादर बोले। देखो, इसे इतनी सी बात पर इमोशनल हो गई। अब ये लियो रुआन से शादी कर चुका है, तुम्हें मॉम तो बोलेगा ही। अरे, मैं बस खुश हो गई, कंट्रोल नहीं हुआ। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछने लगी। मेरे फादर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, लगता है शादी का असर है। तुम काफ़ी मैच्योर हो गए हो। काश पहले ही ऐसे समझदार होते। उनकी बातों में छुपा ताना साफ महसूस हो रहा था। टेबल के एक कोने में लियो रुआन चुपचाप बैठी थी, सर झुकाकर, कुछ भी नहीं बोल रही थी, क्योंकि सिर्फ वही जानती थी कि ये शादी असली नहीं है और कुछ ही दिनों में हम दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं। मेरा अभी का बिहेवियर बस एक एक्ट था, ताकि मॉम डैड रिलैक्स हो जाए और मैं सीक्रेटली अब्रॉड जा सकूं। मैंने पास बैठी चुपचाप लियोरॉन की तरफ देखा, फिर सीधा जाकर उसके पास बैठ गया। जैसे ही मैं बैठा, लियोरुआन तुरंत अपनी व्हीलचेयर पीछे करने लगी। वो अपने रूम में वापस जाना चाहती थी। उसे पता था मुझे उसके साथ एक ही जगह पर रहना पसंद नहीं है और वो यहाँ रहकर अभी अभी बना अच्छा एटमॉस्फेयर ख़राब नहीं करना चाहती थी। मैंने टेबल पर पड़े यूटेंसिल्स और खाना देखा, लगभग अनटच्ड था। इसने अभी खाना फिनिश भी नहीं किया, फिर जा क्यों रही है? तभी मुझे इंस्टेंटली समझ आ गया, जो कुछ मैंने अभी किया
उसकी वजह से लियोरुआन यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं कर पा रही। मैं तुरंत उठा और उसकी व्हील चेयर पकड़कर उसे वापस खींच लिया। तुमने अभी खाना फिनिश नहीं किया, फिर जा क्यों रही हो? तभी पीछे से आवाज़ आई, हाँ रियन, बैठकर खाना खाओ। अब तुम दोनों शादीशुदा हो, अच्छे से रहो। हम तो बस ग्रैंड चिल्ड्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। पेयान घों खुश होकर बोल रहे थे। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वो बहुत खुश हैं। अगर सुबह इतनी जल्दी ना होती तो वो सेलिब्रेट करने के लिए ड्रिंक भी कर लेते। उन्हें लग रहा था शादी करना सही डिसीजन था। सर्टिफिकेट मिलने के बाद ये काफ़ी समझदार हो गया है। लियो रुआन कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खाना खाने लगी। लेकिन उसके लिए वो खाना ऐसे था जैसे मुंह में चबाया हुआ वैक्स हो। वो अंदर ही अंदर सोच रही थी, ये अब मेरे साथ बैठ सकता है, अपनी नफरत को सह सकता है। इसका मतलब है ये चैंगनी से कितना डीपली प्यार करता है। मेरी जो एग्रेसिव नेचर थी वो भी इसने उसी के लिए दबा दी। जितना वो सोचती गई उतना ही उसके दिल में कड़वाहट बढ़ती गई। मेरे साथ बैठकर खाना खाने में उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। उसने जल्दी जल्दी अपने बोल का खाना फिनिश किया, फिर ठंडे टोन में बोली, मैं खा चुकी हूँ, मैं अपने रूम जा रही हूँ। ये कहकर वो अपनी व्हील चेयर घुमाकर चली गई। मेरा दिल एक पल के लिए अटक गया। ये लियो रुआन इतनी अनहैप्पी क्यों लग रही है? तभी मेरी स्टेप मदर लुआन ने मुस्कुराते हुए बात संभाली, आवो, इसकी चिंता मत करो लियो, रुयन बस थोड़ी क्वाइट नेचर की है। तुम्हारे लिए इससे शादी करना भी एक सैक्रिफाइस ही है। मैंने हल्की सी स्माइल दी लेकिन कुछ बोला नहीं। तभी मेरे फादर बोले, सैक्रिफाइस कैसा? रुअन तो ओबीडियंट है, सेंसिबल है और बहुत अंडरस्टैंडिंग है। मेरे फादर चांग, वो अब लियो रुअन से और भी सेटिस्फाइड हो गए थे। उन्हें अपने डिसीजन पर पूरा कॉन्फिडेंस था। उनकी नज़र में लियो रुयान स्मार्ट है, बिजनेस समझती है और फ्यूचर में कंपनी मैनेज करने में मेरी हेल्प करेगी। उन्हें तो लग रहा था कि असल में फ़ायदा मुझे ही हुआ है। तभी लुआन ने उन्हें घूरा, बस भी कीजिए, जल्दी खाना ख़त्म कीजिए, आपको कंपनी भी जाना है। उसे डर था कि अगर वो ऐसे ही लियो लुआन की तारीफ़ करते रहे तो कहीं मैं गलत समझ ना लूँ, क्योंकि मैं पहले से ही लुआन और लियो रुआन दोनों को पसंद नहीं करता था। मुझे लगता था उन्होंने मेरे फादर मुझसे छीन लिए। मेरे फादर ने मजबूरी में कहा, ठीक है, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। फिर वो चुपचाप खाना खाने लगे। असल में वो डरते थे कि कहीं मैं फिर से उनसे नफ़रत ना करने लगूं। एक फादर होकर भी वो खुद को बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। मेरी छोटी बहन पी मिंग याओ जब से मैं डाइनिंग टेबल पर आया था तब से उसकी नज़रें मुझ पर ही थीं। वो सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी, बस चोरी चोरी देखती, फिर जल्दी से खाने का दिखावा करती, फिर दोबारा धीरे से मुझे देखती। इतनी बार कोई देखे और मुझे पता ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी ये छोटी छोटी हरकतें देखकर मेरे दिल में हल्का सा दर्द हुआ। माओ हमेशा से मेरे करीब आना चाहती थी, अपने बड़े भाई के पास रहना चाहती थी, लेकिन पुराना मैं कांटों से भरा हुआ था। जो भी पास आता मैं उसे चुभा देता था। मेरी आंट हमेशा मेरे कान में बोलती रहती थी, स्टेप मदर आई है, मतलब स्टेप फादर भी आ गया समझो। शुरू में मुझे लुआन और लियोरुआन से इतनी नफरत नहीं थी, आखिर मैं ही अपने फादर का इकलौता बेटा था। लेकिन जब मैं 14 साल का था और लुआन प्रेग्नेंट हो गई और मेरे फादर ने उसे बच्चे को जन्म देने की परमिशन दे दी, तब मैं पूरी तरह फट पड़ा। मुझे लगा मेरी आंट की बातें सच हो गईं। मैं रिबेलियस बन गया, अपने फादर से लड़ने लगा। मुझे लगता था अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो मेरी बहन को पैदा होने नहीं देंगे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। पेमो फिर भी इस दुनिया में आ गई और उसके बाद मैं उसे और भी ज़्यादा नफरत करने लगा। लेकिन मेरी बहन को मेरी नफरत का एहसास ही नहीं था। वो पहले मेरे पास आती थी और मुझे गैग ओल्डर ब्रदर कहकर बुलाती थी। फिर एक दिन मैंने गुस्से में उसे डांट कर भगा दिया। उसके बाद से वो बस दूर से मुझे देखने की हिम्मत करती थी। डाइनिंग टेबल पर जब उसने फिर से मेरी तरफ देखा, इस बार मैंने उसे देखकर हल्की सी स्माइल दी। वो इतना घबरा गई कि तुरंत अपना सिर बोल में झुका लिया। मैंने मन ही मन एक लंबी सांस ली। लगता है उनकी नज़र में मैं सच में किसी खतरनाक जानवर जैसा हूँ। लियो रुअन मेरे साथ रहने से डरती है और मेरी अपनी बहन मुझसे डरती है। अब मेरे पास बस एक ही ऑप्शन था, मुझे अपने एक्शन से उन्हें दिखाना होगा कि मैं बदल गया हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद मैं अपने रूम नहीं गया। मैंने लुआन की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, मॉम, मैं माओ को स्कूल छोड़ देता हूँ। लुआन एक पल के लिए रुक गई, फिर तुरंत खुश होकर मान गई। वो माओ के रूम में गई, उसके सामने बैठकर उसका कॉलर ठीक किया और प्यार से बोली, मियो, आज आइयो, तुम्हें स्कूल छोड़ने जा रहा है, खुश हो? वो अभी भी मेरे सामने गैग बोलने से डरती थी। उसे पता था मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए इतने सालों में उन्होंने मुझे ऐसे ही बुलाना सीख लिया था। माओ धीरे से बोली, हाँ। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी जैसे मच्छर की भनभनाहट। गुड गर्ल रहना, ठीक है?
लुआन ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे बाहर ले आई। माओ चलो, गेज तुम्हें स्कूल ले जाएगा। मैं मुस्कुराया, आगे बढ़ा और उसका छोटा सा हाथ पकड़ लिया। मिंगयाओ अचानक मेरा हाथ पकड़ते ही अंदर से खुश हो गई, लेकिन उसने सिर नीचे कर लिया ताकि उसकी खुशी कोई देख ना सके। वो अभी छोटी थी, अपने इमोशंस छुपाना नहीं आता था, इसलिए बार बार चोरी चोरी मेरी तरफ देखती जा रही थी। घर से बाहर निकलते ही मुझे अचानक रियलाइज़ हुआ, मुझे तो ये भी नहीं पता माओ किस स्कूल में पढ़ती है। मैंने थोड़ा ऑकवर्ड होकर अपना कान पकड़ा और गिल्ट फील करते हुए पूछा, मायो तुम किस किंडरगार्टन में पढ़ती हो? माओ धीरे से बोली, मैं मिडिल क्लास में हूँ। मैं फिर मुस्कुराया, लेकिन इस बार थोड़ा हेल्पलेस था। गेज, ये नहीं पूछ रहा कौन सा किंडरगार्टन? वो और भी धीरे से बोली, मिडिल क्लास। अब मैं पूरी तरह फंस गया था। उसे क्लियरली बोलना नहीं आ रहा था। मुझे किसी से पूछना ही पड़ेगा। डैड को कॉल करता तो लेक्चर मिल जाता। मॉम को कॉल करना भी थोड़ा ऑकवर्ड था। आखिर में मुझे लियो रुअन को कॉल करना पड़ा। उधर जब लियो रुअन ने मेरा कॉल देखा तो उसे लगा वो हेलुसिनेशन देख रही है। मेरा नंबर सालों से उसके फ़ोन में था, लेकिन मैंने कभी उसे कॉल नहीं किया था। उसने कॉल उठाया और उसकी आंखों में छुपी खुशी साफ दिख रही थी। मेरी थोड़ी एंग्शियस वॉइस आई, लियो रुअन, मिंगयाओ किस किंडरगार्टन में पढ़ती है? वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गई। आप ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने हल्की शर्म के साथ कहा। मैं माओ को स्कूल छोड़ने जा रहा था, लेकिन मुझे उसका स्कूल याद नहीं है। तब उसने कामली बताया, जयांग इंटरनेशनल बाइलिंगुअल किंडरगार्टन, स्पोर्ट्स बिजनेस बिल्डिंग के सामने सीधा जाओ, लॉन्ग युआन होटल के पास लेफ्ट लेना, फिर युलू रोड में एंटर करना, सीधे जाओगे तो दिख जाएगा। उसने मुझे पूरा रास्ता डिटेल में समझाया। मैंने बिना नेविगेशन खोले उसके बताए रास्ते पर कार चलानी शुरू कर दी। करीब आधे घंटे बाद मैं माओ को किंडरगार्टन छोड़ने पहुंच गया। मैंने कार का बैक डोर खोला, उसका सीट बेल्ट खोला और उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर निकाला। उसका शरीर थोड़ा स्टिफ था, वो हिल भी नहीं रही थी। वो मुझे छूने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी। अपने छोटे हाथ कसकर पकड़ रखे थे। उसके कान हल्के गुलाबी हो गए थे। जब मैंने उसे नीचे उतारा तो वो अभी भी मेरी वार्मथ फील कर रही थी। मियो, जल्दी अंदर जाओ, टीचर की बात सुनना, ओके? मैंने उसके गाल को हल्के से पिंच किया। वो शॉक हो गई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। चलो जाओ। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। उसकी क्यूट रिएक्शन देखकर मुझे हंसी आ गई। माओ शर्म से सिर झुकाकर खुशी में थोड़ा लड़खड़ाते कदमों से स्कूल की तरफ चल दी। उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, आज गेज कितना जेंटल है। उसने मेरे सिर पर हाथ भी फेरा। वो चाहती थी कि मैं हमेशा उसके साथ ऐसा ही बिहेव करूं। उसके लिए वो अपने सारे टॉयज भी दे सकती थी। उधर कॉल कट होने के बाद लियो रुआन नीचे आई। लुआन उसे देखकर खुश हो गई। देखा रुआन, वो अब फाइनली मैच्योर हो गया है। अब तुम उसके साथ इतना डिस्टेंस मत रखो, उससे ज़्यादा बात करो। टाइम स्पेंड करोगी तो वो तुम्हें पसंद करने लगेगा। लुआन ने सच्चे दिल से अपनी बेटी को इनकरेज किया। उसके हिसाब से रुआन बस बहुत क्वाइट है, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। मेरी एज के लड़कों को तो लाइवली लड़कियां पसंद आती हैं। लियो रुआन ने अपनी मॉम को इतना खुश देखा, लेकिन वो उसकी ये इल्यूजन तोड़ नहीं पाई। उसे अच्छे से पता था मैं बस उन्हें काम कर रहा हूँ ताकि वो गार्ड डाउन कर दें और मैं आराम से बिना किसी को बताए एब्रोड जा सकूं। उसने एक ग्लास पानी पिया, फिर अपनी व्हील चेयर घुमाई और वापस ऊपर चली गई। मैं अपनी बहन को स्कूल छोड़कर घर वापस जा ही रहा था, तभी मुझे अपने कज़न श्याओ का कॉल आया। उसका नाम सुनते ही मेरी आंखों में नफरत का ज्वालामुखी फट पड़ा। पिछली जिंदगी में एक सिंगल पेरेंट फैमिली से होने की वजह से मैं फैमिली अफेक्शन को सबसे ऊपर रखता था। जब मेरे अंकल के परिवार ने मुझसे अच्छा व्यवहार किया तो मैंने उन्हें अपना ही समझ लिया। वो लोग हमेशा मेरे दिमाग में ये बात भरते रहते थे कि मेरी स्टेप मदर और उसकी बेटी मेरी इनहेरिटेंस छीनने आई हैं और मेरे पिता का प्यार बांट लेंगी। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। असल में मेरे अंकल का परिवार ही असली विलन था। उनके इरादे बहुत ही खतरनाक थे। वो मेरे परिवार की पूरी वेल्थ हथियाना चाहते थे। मैंने फ़ोन स्क्रीन पर श्याओ का इनकमिंग कॉल देखा और हल्का सा हंस पड़ा। इस ज़िंदगी में मुझे ऐसे फैमिली की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद को काम किया और फ़ोन उठा लिया। श्याओ, क्या बात है? वो बोला, कज़न, मैंने सुना आंटी ने तुम्हारी शादी उस क्रिपल्ड यूएन से करवा दी। ये आंटी तो हद कर रही है। हमेशा बेस्ट चीज़ें तुम्हारी स्टेप मदर और उसकी फैमिली को देती है और अब तुम्हें एक क्रिपल्ड लड़की से शादी करने पर मजबूर कर रही है। वो बार बार क्रिपल्ड शब्द इस्तेमाल कर रहा था, जैसे मेरे लिए खड़ा हो रहा हो। अगर मुझे ये नहीं पता होता कि वो लियो रुआन से प्यार करता है तो शायद मैं उसकी बातों में आ जाता। मैंने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, तो क्या हुआ? मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। इस जिंदगी में कोई भी लियो रुआन को बुली नहीं करेगा। फिर मैंने थोड़ा तंज कसते हुए कहा, तुम्हें तो काफ़ी जानकारी है ना? और सुनो,
आज के बाद उस शब्द का इस्तेमाल मत करना। अब से वो तुम्हारी भाभी, सिस्टर इन लॉ है। ये सुनकर वो एकदम शॉक हो गया, क्योंकि पहले मैं लियू रुआन को बहुत नफरत करता था और अब अचानक मेरा एटीट्यूड 180 डिग्री बदल गया था। मैंने जानबूझकर पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? वो तुरंत संभल गया। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सरप्राइज हुआ कि तुम अचानक लियू रुआन के बारे में अच्छा सोचने लगे। मैंने जानबूझकर खुद को शॉलोज दिखाते हुए कहा, बस अचानक लगा लियू रुआन काफ़ी प्रिटी है। ये शादी इतना भी बुरा डील नहीं है। मेरी बात सुनकर वो अंदर से हिल गया। एक पल पहले उसे लगा था कि मैं बदल गया हूं, लेकिन असल में मैं अभी भी वही सुपरफिशियल इंसान दिख रहा था। उसे लगा मैं अभी भी उतना ही बेवकूफ़ हूं। तभी श्याओ ने चालाकी से बात घुमाई, तो फिर जेंगनी का क्या? मैंने हल्का सा साय किया और बोला, वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करती। छोड़ो, अब मेरे पास लियू रुआन है, उसके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनते ही शियाओ के होश उड़ गए। असल में वो इंतज़ार कर रहा था कि जेंगनी मुझे फिर से अपने जाल में फंसाए, ताकि वो खुद आराम से लियू रुआन के करीब जा सके। जांगनी उसके प्लान की एक इम्पॉर्टेंट फिश थी, जिससे वो मेरे और लियू रुआन के बीच दूरी पैदा करता था। शियाओ तुरंत बोला, इतनी जल्दी गिव अप मत करो। हो सकता है वो भी तुम्हें पसंद करती हो, बस हार्ड टू गेट खेल रही हो। ऐसा करो, मैं तुम्हारी और जेंगनी की मीटिंग अरेंज कर देता हूँ, तुम दोनों आराम से बात कर लेना। उसकी बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा। मैं पहले कितना बेवकूफ़ था। हर बार जब मैं जेंगनी से मिलता था, शियाओ हमेशा वहाँ होता था, फिर भी मुझे कभी शक नहीं हुआ। उस वक्त मैं उसे फैमिली मानता था, कभी ये नहीं सोचा कि वो हर बार मीटिंग कैसे अरेंज कर लेता है। अब सोचता हूँ तो साफ है, वो दोनों बहुत पहले से ही साथ थे, लेकिन इस बार मैंने मना नहीं किया। कुछ बातें थीं जिन्हें ख़त्म करना ज़रूरी था। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, एक बार और मिल लेता हूँ उससे। शियाओ खुश हो गया। ग्रेट, मैं टाइम और प्लेस अरेंज करके भेज दूंगा। फ़ोन रखने के बाद उसे पूरा यकीन था कि मैंने अभी तक जेंगनी को छोड़ा नहीं है। उसे अंदर से जीत का एहसास हो रहा था। असल में लियू रुआन हर तरह से जेंगनी से बेहतर थी, लेकिन मेरी आंखें पहले अंधी थीं। फ़ोन रखने के बाद मैं आगे बढ़ा, तभी रास्ते में एक डेजर्ट शॉप दिखी। मुझे याद था कि लियू रुआन को स्वीट्स बहुत पसंद है, इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी। जैसे ही मैं अंदर गया, वहाँ एक आदमी और औरत ज़ोर ज़ोर से झगड़ रहे थे। लग रहा था आदमी ने उस औरत को चीटिंग करते हुए पकड़ लिया था। तभी वो औरत चिल्लाने लगी, यूजलेस शुईफैंग, तुम किसी काम के नहीं हो। अगर तुम अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकते तो दूसरों को मत रोको। अगर बर्दाश्त नहीं होता तो डिवोर्स दे दो। क्या तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी परवाह है? ये बोलकर वो अपने स्टिल टोज में घमंड से चलती हुई बाहर निकल गई। सामने खड़ा आदमी बस हल्की सी कड़वी मुस्कान दे रहा था। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान था और माथे पर सूजन उभर रही थी। उस पल उसके अंदर सिर्फ एक ही ख्याल था, काश वो उस औरत को ख़त्म कर सकता। मैं जाने ही वाला था, तभी उस औरत ने जाते जाते एक नाम चिल्लाया, शुवाई। ये नाम सुनते ही मैं रुक गया। उस नाम ने मुझे तुरंत रोक दिया। मुझे याद आया, जेंगनी के पास एक बेहद डेंजरस राइट हैंड मैन था, जिसका नाम था शू योंग। वो बहुत ही चालाक, कैलकुलेटिंग और स्ट्रैटेजी में एक्सपर्ट था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो जांगनी के लिए पूरी तरह लॉयल था। जांग कॉर्पोरेशन का आधा एम्पायर उसी ने खड़ा किया था। मैं उसे कैसे भूल सकता था? अब जब मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ तो मुझे जांगनी के हाथ काटने ही होंगे, और इस समय शुयोंग अभी तक जांगनी से मिला नहीं होगा। मतलब ये मेरा मौका है उसे अपने साइड में लेने का। मैंने ध्यान से उस आदमी को देखा और कंफर्म हो गया, ये सच में वही शुयोंग था। मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतना पावरफुल आदमी इतनी बुरी हालत में होगा। अपनी वाइफ से चीट भी हुआ और ऊपर से मार भी खाई। लेकिन मैं जानता था, इंसान सबसे ज़्यादा वीक तब होता है जब वो अपनी लोएस्ट पॉइंट पर होता है। अगर मैं अभी उसकी मदद करूं तो वो फ्यूचर में ज़रूर मेरे लिए काम करेगा। और सच कहूं तो मैं उसे सिर्फ हेल्प नहीं करना चाहता था, मैं उसे ख़रीदना चाहता था, क्योंकि वो रूथलेस तो है लेकिन लॉयल भी है और एहसान कभी नहीं भूलता। मैं उसके पास गया, हल्की मुस्कान के साथ बोला, मिस्टर शू, क्या आप जॉब चेंज करने में इंटरेस्टेड हैं? शू योंग ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा। किड, लगता है तुमने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। क्या मैं तुम्हें कोई रिच आदमी लगता हूँ? अगर स्कैम करना है तो किसी अमीर को ढूंढो, मैं तो खुद खाली हूँ। मैं फिर से हंस पड़ा। भाई, आपने गलत समझा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं पे कॉरपोरेशन का एल्डेस्ट यंग मास्टर हूँ और मैं आपको ऑफिशियली इनवाइट कर रहा हूँ कि आप पे कॉरपोरेशन ज्वाइन करें। सैलरी आपकी करंट सैलरी से डबल होगी और आपको मैनेजमेंट पोजीशन भी मिलेगी। पोजीशन बहुत हाई नहीं होगी, लेकिन आपकी एबिलिटी के हिसाब से आप जल्दी प्रमोट हो जाओगे। मैं सच में बिजनेस कार्ड निकाल कर प्रूफ देना चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, मैं अभी स्टूडेंट था
और कंपनी ऑफिशियली ज्वाइन भी नहीं की थी। शूयोंग फिर से हंसा। पे कॉरपोरेशन का यंग मास्टर, हिम्मत तो है तुम्हारी ऐसा बोलने की, लेकिन बेनिफिट्स सुनकर टेम्पटिंग ज़रूर लग रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ खास नहीं हूँ, मेरी एबिलिटी भी एवरेज है, शायद मैं इस काम के लायक नहीं हूँ। इतना कहकर वो जाने लगा। उसे लगा मैं बस एक बेकार की बात करने वाला लड़का हूँ। मैंने तुरंत उसे रोका। मिस्टर शू, एच यूनिवर्सिटी से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन करने वाला हाई अचीविंग स्टूडेंट क्या ये जॉब हैंडल नहीं कर सकता? मेरी बात सुनकर शू योंग वहीं रुक गया। वो मुड़ा और मुझे ध्यान से देखने लगा। तुम मुझे जानते हो? उसके चेहरे पर डाउट साफ दिख रहा था। उसे लग रहा था कहीं मैं कोई पिरामिड स्कीम वाला आदमी तो नहीं। मैंने मौका देखकर तुरंत कहा, ऑफ कोर्स मैं आपको जानता हूँ। अगर मुझे आपकी एबिलिटी के बारे में कुछ पता नहीं होता तो मैं आपको पे कॉरपोरेशन ज्वाइन करने के लिए इनवाइट ही क्यों करता? अगर फिर भी भरोसा नहीं है तो अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं कंपनी के रिक्रूटमेंट स्टाफ से डायरेक्टली आपको कॉन्टैक्ट करवा दूंगा। कैसा रहेगा? शोयोंग थोड़ा सोच में पड़ गया। उसे लगा नंबर देने में क्या नुकसान है, और कहीं ये सच हुआ तो ये उसके लिए एक मौका भी हो सकता है। ठीक है, उसने धीरे से कहा और अपना फ़ोन नंबर मुझे दे दिया। मुझे याद आया कि उसकी एक्स वाइफ ने उसे एक बेटा दिया था। उम्र के हिसाब से वो बच्चा अभी करीब 2 साल का होगा। मैंने अपने हाथ में पकड़ा डिज़र्ट उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, ब्रदर शू, ये आपके बेटे के लिए है। मैं फ्यूचर में आपको पे कॉरपोरेशन में देखने का इंतज़ार करूंगा। ये सुनकर वो एकदम स्टंट रह गया। उसे समझ आ गया मैंने उसके बारे में सच में डिटेल में पता किया है। उसने डिज़र्ट लिया, धीरे से थैंक यू कहा और वहाँ से चला गया। मैं वापस डेजर्ट शॉप के अंदर गया और लियो रुअन के लिए एक और डेजर्ट खरीदा। फिर उसे लेकर घर पहुंचा। जैसे ही अंदर गया मैं तुरंत लियो रुअन को ढूंढने लगा। मैंने अपनी स्टेप मदर से पूछा, मॉम, रुअन कहाँ है? मुझे देखते ही मॉम तुरंत किचन में गई, एक गिलास पानी लेकर आई और बोली, तुम आ गए? थक गए हो क्या? पानी पी लो। मैं उन्हें देखता रहा। वो मेरे लिए पानी डाल रही थी, फल काट रही थी और मेरे दिल में गिल्ट भर गया। मैंने धीरे से कहा, मॉम, मुझे प्यास नहीं है, आप आराम कर लीजिए। रुअन कहाँ है? मेरी बात सुनकर मॉम थोड़ी रिलीव्ड हुई। उन्होंने जल्दी से कहा, रुअन तो बस अपने कमरे में ही रहती है, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो उसे बाहर घुमा लाना। मैं मुस्कुराया। मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, मैं ऊपर जाकर उसे देखता हूँ। ये बात लियो रुअन ने सुन ली। वो सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर में थी। जब उसने मुझे कहते सुना, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, तो उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसे पता था कि मैं शायद सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से निकली ये एक लाइन ही उसके लिए काफ़ी थी। वो जल्दी से अपनी व्हील चेयर घुमाकर अपने कमरे में चली गई। मैंने उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक किया। रुआन, मैं अंदर आ रहा हूँ। अंदर लियो रुआन सोच रही थी, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा हूँ, मुझे सच में अंदर आना नहीं होगा, खासकर इसलिए क्योंकि पहले मैं उसे बहुत नफरत करता था। लियो रुआन अभी भी यही सोच रही थी कि मैं बस दिखावा कर रहा हूँ और सच में अंदर नहीं आऊँगा, क्योंकि पहले मैं उसे बहुत नफरत करता था, इतनी कि उसके पास आना भी पसंद नहीं करता था। लेकिन इस बार मैंने दरवाज़ा खोला और सच में अंदर चला गया। कमरे के अंदर हल्की सी शांति थी। लियो रुआन कुछ बोलना ही नहीं चाहती थी। उसके अंदर जलन भरी हुई थी। उसे लग रहा था कि मैं सच में किसी और के लिए उसकी रूम में आने को तैयार हो गई। जब वो चुप रही तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं खुद ही उसके पास गई, डेजर्ट उसके टेबल पर रखा और बोली, ये स्पेशली तुम्हारे लिए लाई हूँ, जल्दी टेस्ट करके बताओ टेस्टी है या नहीं। मैंने पैकेट खोला, छोटा सा केक उठाया और उसके मुंह के पास ले गई। लियो रुआन ने मेरा मुस्कुराता चेहरा देखा और उसके दिल में दर्द और भी फैल गया। असल बात ये थी, मैं ये सब इसलिए कर रही थी ताकि सीक्रेटली बाहर, अब्रॉड जा सकूं। इसलिए उसके अंदर कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ कड़वाहट और सैडनेस थी। उसके अंदर गुस्सा भी उठ रहा था। उसने अपनी टांग पर रखे हाथ को मुट्ठी में कस लिया, लेकिन फिर धीरे से छोड़ दिया। अचानक उसे होश आया, वो कौन होती है जलने वाली? उसका कोई हक ही नहीं था। उसने हाथ बढ़ाकर केक को दूर कर दिया और ठंडे टोन में बोली, मुझे भूख नहीं है, कुछ नहीं खाना। मैंने थोड़ा रिग्रेट के साथ केक वापस रख दिया और कॉन्फिडेंट होकर कहा, तुम मुझसे नाराज हो। लियो रुआन अभी भी कोल्ड फेस के साथ स्क्रीन को देखती रही। असल में वो मुझसे नहीं, खुद से नाराज थी। मैंने फिर कहा, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझसे नाराज हो। अगर बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा मैंने क्या गलती की? इस वक्त मैं बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कोई बेचारी बहू जो सामने वाले के गुस्से का इंतजार कर रही हो। लेकिन लियो रुआन का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। मैं नाराज नहीं हूं। अगर कोई काम नहीं है तो प्लीज जाओ, मुझे पढ़ना है। उसने सीधे मुझे जाने के लिए बोल दिया। वो मुझे खुद को इतना नीचे गिराकर उसे मनाते हुए देखना नहीं चाहती थी।
अब मुझे भी गुस्सा आ गया। ठीक है, जा रही हूं। कौन देखना चाहता है तुम्हें? मैं गुस्से में पैर पटकते हुए डेजर्ट लेकर बाहर निकल गई। मैं अच्छे से उसके लिए डिजर्ट लाई थी और उसने ना अप्रिशिएट किया, उल्टा मुझे भगा दिया। मुझे जाते हुए देखकर लियो रुआन का दिल और ज्यादा दुखने लगा। मेरे उस पुराने नफरत भरे एटीट्यूड को देखकर वो खुद पर हंस पड़ी। हम्म, ये मेरा इल्यूजन ही था। वो अभी भी मुझे पहले की तरह ही हेट करती है। मेरे जाने के बाद लियो रुआन धीरे धीरे अपनी व्हीलचेयर घुमाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। भले ही उसे सिर्फ मेरी पीठ ही क्यों ना दिखे, वो उसे मिस नहीं करना चाहती थी। लेकिन तभी दरवाजा अचानक फिर से खुला। मैं गुस्से में अंदर आई और बोली, पकड़ लिया। तुम कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी वुमन हो। कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो पढ़ क्यों नहीं रही? असल में मैं गई ही नहीं थी, मैं बाहर ही खड़ी रही थी। गुस्सा तो बहुत था, लेकिन पिछली जिंदगी में लियो रुआन ने मुझसे चुपचाप जो प्यार किया था वो याद आ गया। इसलिए मैं जानबूझकर बाहर रुकी रही। और सच में थोड़ी देर में व्हील चेयर की आवाज आ गई। मैं मन में सोची, कितनी बेवकूफ है, अभी भी उतनी ही सिली है। लियो रुआन पकड़ी जाने पर भी बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हुई। उसने सीधा कहा, तुम गई क्यों नहीं अभी तक? मैं तो नीचे पानी लेने जा रही थी। लेकिन उसके कान हल्के गुलाबी हो गए थे, जो उसकी असली फीलिंग बता रहे थे। मैंने तुरंत कहा, रुको, मैं अभी पानी लाती हूँ। और मैंने डेजर्ट उसके हाथों में थमा दिया, फट से मुड़ी और नीचे भाग गई। लियो रुआन पूरी तरह स्टन्ड रह गई। उसके हाथ में डेजर्ट्स थे और दिमाग में कंफ्यूजन। वो समझ ही नहीं पाई मैं गई क्यों नहीं थी। थोड़ी देर बाद मैं वापस आई, हाथ में पानी का ग्लास लेकर। ये लो पानी। अब सब ठीक है ना? अब जल्दी से पढ़ाई करो। लियो रुआन के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। उसने शांत होकर पानी पिया और मैं उसे धीरे से कंप्यूटर के पास ले गई। मैंने कहा, तुम अच्छे से पढ़ो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बस थोड़ा सामान सेट कर रही हूं। ये बोलकर मैं उसकी वार्डरोब में चीजें ढूंढने लगी। मैं मन में सोची, हम शादीशुदा हैं तो ऑब्वियसली साथ में रहना चाहिए ना। अलग अलग रूम में सोने का क्या मतलब है? लियो रुआन मुझे उसके कपड़े निकालते हुए देख रही थी, पूरी तरह कंफ्यूज्ड। उसके मन में आया, क्या वो मुझसे नाराज है, इसलिए मुझे इस रूम से निकाल रही है? मैंने उसे घूरते देखा तो इरिटेट होकर बोली, क्या देख रही हो, जल्दी पढ़ो। मैं मन में बोली, बस देखती जाओ, मैं इस कॉन्ट्रडिक्टरी वुमन को हैंडल करके ही रहूंगी। अगर उसे पता चले आज से वो मेरे साथ सेम रूम में सोएगी तो देखती हूँ कितनी काल्म रहती है। थोड़ी देर में मैं पूरा बिजी हो गई। मैंने लियो रुआन के सारे कपड़े, टॉयलेटरीज वगैरह उठाकर अपने रूम में शिफ्ट कर दिए। अब उसके रूम में बस बुक्स और कंप्यूटर ही बचे थे। मैंने मन में सोचा, अब से ये रूम सिर्फ स्टडी रूम रहेगा। लियो रुआन खाली वार्डरोब को देखती रह गई, लेकिन उसने कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। इधर मैं अपने रूम में जाकर उसका सामान प्रॉपरली अरेंज करने लगी। उसके कपड़े सेट करने के बाद मैंने अपने कुछ बुक्स और कम इस्तेमाल होने वाली चीज़ें उसके पुराने रूम में रख दी। लियो रुआन ये सब देख रही थी। उसने मन ही मन आह भरी, तो सच में वो ये रूम लेने वाली है। ये सोचकर उसका दिल भारी हो गया। अब तो मैं उसके पास वाले रूम में भी नहीं रह पाऊंगी। मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए था। दोपहर के खाने के बाद मैं लंच बॉक्स लेकर पापा के पास गई। मुझे उनसे शू योंग के बारे में फेस टू फेस बात करनी थी। जैसे ही मैं ऑफिस के अंदर जाने वाली थी, मुझे अंदर से पापा और चाचा की आवाज़ सुनाई दी। चाचा, जिनका नाम जूली वेई था, पापा से बार बार पैसे उधार देने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। मुझे तुरंत याद आ गया, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया था, लेकिन बीच में फंड्स खत्म हो गए थे। उन्हें अर्जेंटली बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए था। पिछली जिंदगी में पापा ने माना कर दिया था, क्योंकि कंपनी का कैश फ्लो टाइट था। लेकिन बाद में चाचा मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि पापा जानबूझकर पैसे नहीं दे रहे और मेरी स्टेप मदर को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे उकसाया और मैंने भी गुस्से में आकर पापा को थ्रेटन किया। आखिर में पापा को मजबूर होकर कंपनी का एक बहुत प्रॉफिटेबल एसेट बेचकर चाचा की मदद करनी पड़ी। उसके बाद चाचा के परिवार ने उसी पैसे से प्रोजेक्ट पूरा किया, बहुत पैसा कमाया और अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर ली। फिर वही लोग बार बार हमारी कंपनी के रिसोर्सेज इस्तेमाल करके फायदा उठाने लगे। मैंने मन में ठान लिया, इस बार मैं ये सब होने नहीं दूंगी। ऐसे एहसान फरामोश रिश्तेदारों का होना ही बेकार है। मैं जानबूझकर बाहर ही रुक गई और तभी अंदर गई जब चाचा निकल चुके थे। चाचा को विदा करने के बाद पापा पियांगो ने एक गहरी सांस ली। मैं लंच बॉक्स लेकर अंदर गई, ऐसे बिहेव करते हुए जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। मैंने कैजुअली पूछा, पापा, आप साई क्यों कर रहे थे?
मुझे देखकर उनका मूड तुरंत बदल गया। वो मुस्कुराए और बोले, अरे, तुम आ गई? आज अचानक पापा को देखने कैसे आ गई? मैंने लंच बॉक्स टेबल पर रखते हुए कहा, मुझे पता है आप ठीक से खाना नहीं खाते, इसलिए खाना लेकर आई हूं। पापा थोड़े सीरियस हो गए। उनके मन में आया, क्या चाचा पहले ही इससे बात कर चुके हैं? क्या ये मुझे मनाने आई है? मैंने उनका एक्सप्रेशन देखकर पूछा, पापा, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? पहले खाना खाइए। उन्होंने चॉपस्टिक्स नीचे रख दिए। वो आसानी से बातों में आने वाले नहीं थे। इतने बड़े अमाउंट, टेंस ऑफ मिलियंस, यूं ही नहीं दे सकते थे। इस बार वो सच में हेल्पलेस भी थे और देना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने थोड़ा टेस्ट करते हुए पूछा, अचानक खाना लेकर क्यों आई हो? क्या तुम्हारे चाचा ने तुमसे कुछ कहा? तभी मुझे समझ आया। उन्हें लगा मैं चाचा के लिए बात करने आई हूं। मैंने इंटेंशनली कंफ्यूज्ड फेस बनाकर कहा, चाचा, उन्होंने मुझसे क्या बात करनी थी? मुझे तो कुछ नहीं पता। ये सुनकर पापा थोड़ा रिलैक्स हो गए। अच्छा है तुम्हें कुछ नहीं पता। चलो, अब देखते हैं तुम क्या टेस्टी खाना लाई हो। उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया। तभी मैंने कहा, पापा, मुझे कंपनी के लिए एक टैलेंटेड इंसान मिला है। मैंने पूरे एक्साइटमेंट के साथ शू योंग के बारे में बताना शुरू किया। पापा ने सुनकर हल्का सा हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम इतना ट्रस्ट करती हो तो मैं उसे हायर करवा देता हूं। असल टैलेंट तो खुद ही प्रूव हो जाता है। उन्होंने मुझे फेस वैल्यू दे दी। मैंने खुश होकर कहा, थैंक यू पापा, आपको जल्द ही पता चल जाएगा मेरी जजमेंट कितनी अच्छी है। पापा मजाक में बोले, अच्छा, फिर तुम लियो रुआन को क्यों पसंद नहीं करती थी? उसमें क्या कमी है? मैं तुरंत बोली, नहीं, उसमें कोई कमी नहीं है। अब मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। पापा मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा मैं सच में समझदार हो गई हूं। उधर घर पर लियो रुआन अपने लिए नया रूम ढूंढ रही थी। उसने हर जगह देख लिया, लेकिन उसके कपड़े कहीं नहीं मिले। आखिर में वो चुपचाप वापस अपने रूम में आ गई और मन ही मन सोचने लगी, वो मुझे कहाँ भेजने वाली है। इधर ऑफिस में पापा ने एचआर को कॉल करके शू योंग को हायर करने के लिए बोल दिया। तभी मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। मैं खाली लंच बॉक्स लेकर घर वापस आ गई। मैंने 3 दिन की छुट्टी ली थी और परसों से मुझे स्कूल जाना था, इसलिए मुझे जल्दी से अपनी बुक्स निकालकर रिवाइज करना था, वरना क्लास में कुछ समझ ही नहीं आता। पुनर्जन्म के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस बार फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपरली सीखूंगी। पिछली जिंदगी में मैं बहुत बेवकूफ़ थी। मैं बस जिद करके जांगनी के साथ अब्रॉड जाना चाहती थी। इस समय ली रुआन अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसके दिल में एक साथ दो फीलिंग्स चल रही थीं। वो चाहती भी थी और नहीं भी चाहती थी कि मैं फिर से उसके कमरे में वैसे ही आ जाऊं जैसे आज सुबह आया था। असल में वो मुझे हर समय देखना चाहती थी। यही सोचकर लियो रुआन ने नीचे जाकर पानी लेने का बहाना बनाया ताकि वो देख सके कि मैं क्या कर रहा हूं। तुम नीचे क्यों आई हो? लुआन ने उसे नीचे देखकर हैरानी से पूछा। लुआन ने अपनी व्हीलचेयर किचन की तरफ घुमाई। वो धीरे से बोली, पानी। उसने नीचे चारों तरफ देखा, लेकिन मैं कहीं नहीं था। उसने मन में सोचा, क्या वो पहले ही ऊपर अपने कमरे में चला गया? फिर उसने खुद के लिए एक गिलास पानी डाल लिया। लुआन ने पूछा, क्या माँ ने तुम्हारे लिए ऊपर एक बड़ा पानी का बर्तन नहीं भेजा था? लियो रुआन ने कैजुअली बहाना बनाया, मैं भूल गई। लुआन वहीं खड़ी रह गई, अपनी बेटी को जाते हुए देखते हुए। वो खुद से बुदबुदाई, लियुआन की मेमोरी हमेशा अच्छी रही है, वो कैसे भूल सकती है? क्या ये बच्ची बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रही है और अब बेवकूफ बनती जा रही है? इसकी मेमोरी इतनी जल्दी खराब कैसे हो रही है? उधर मैं अपनी डेस्क पर बैठा था। टेक्स्ट बुक के वर्ड्स मुझे अलग अलग समझ आ रहे थे, लेकिन जब वो एक साथ आते तो मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता। मैंने सोचा, ये आखिर है क्या? पिछली जिंदगी में मेरी उम्र 30 साल से ज्यादा थी जब मैं मरा था। इतने सालों में मैं अपने यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज लगभग भूल चुका था। इसलिए मैं फिर से उठा और लियुआन के कमरे में गया, वो बुक्स लेने जो मैंने पहले उसके कमरे में रखी थीं। जैसे ही मैं कमरे में आया, लियू रुआन मुझे लगातार देखती रही। उसकी नज़र मुझसे हटी ही नहीं। मैंने बुक्स के ढेर में से कुछ किताबें निकालनी शुरू की। जब मैं मुड़ा तो देखा कि वो मुझे घूर रही थी। मैं उसके पास झुका, मुस्कुराया और बोला, इतना ध्यान से देख रही हो, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लिखा है? अब उसका चेहरा मेरे बहुत करीब था। ये वही चेहरा था जो उसके दिल और दिमाग में हजारों बार बस चुका था। लियुआन स्टन्ड रह गई। मेरी खुशबू उसकी सांसों में भर गई थी और मेरी बातों की गर्माहट उसके गाल को छू रही थी। उसे लगा कि हम बहुत ज्यादा करीब हैं। उसके आसपास की हवा जैसे हल्की हो गई, सांस लेना मुश्किल लगने लगा और उसका दिल तेज धड़कने लगा। मैंने नोटिस किया कि उसके कान लाल हो गए थे।
जैसे मैंने कोई नया कॉन्टिनेंट डिस्कवर कर लिया हो। तो ये शर्मा भी सकती है? मैंने हंसते हुए पूछा। तुम्हारे कान इतने लाल क्यों हो रहे हैं? और जानबूझकर क्यूरियोसिटी दिखाते हुए मैंने हाथ बढ़ाकर उसके कान पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उसके कान छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लियुआन घबरा गई। बिना सोचे समझे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया है, उसने तुरंत मेरा हाथ झटक कर दूर कर दिया। मैं एक पल के लिए चौंक गया। क्या मैं कोई दानव हूं? उसने सच में मेरा हाथ झटक दिया। ये कैसी रिएक्शन थी? क्या वो सच में मुझे पसंद करती है? मैं खुद ही कंफ्यूज होने लगा। लियुआन ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, आ, मैं सॉरी, मेरा मतलब आपको छूने का नहीं था। तभी मुझे समझ आया। वो इसलिए डर गई थी क्योंकि उसे लगा कि मैं नाराज हो जाऊंगा अगर उसने मुझे छू लिया। ये मुझसे इतना नीचे होकर क्यों प्यार करती है? मेरे मन में ये ख्याल आया। मैंने कैजुअली कहा, मैं नाराज नहीं हूं। तुम माफी क्यों मांग रही हो? छूना है तो छू सकती हो। ये सुनते ही लियो रुआन ने तुरंत सिर उठाया, जैसे कंफर्म करना चाहती हो कि मैं सच में नाराज नहीं हूं। जब उसने देखा कि मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल है, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। मैंने सीधे उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, लुओ रुआन, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? क्या मैंने पहले कभी तुम्हें कुछ हर्टफुल कहा था? जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसका पूरा शरीर एकदम स्टिफ हो गया। उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। उसकी हथेली में मेरी टच जैसे कई गुना बढ़ गई थी। मैंने पूछा, कुछ बोल क्यों नहीं रही? और उसके सामने हाथ हिलाया। तभी वो होश में आई, जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और दोनों हाथ अपनी गोद में कसकर पकड़ लिए। उसकी रिएक्शन देखकर मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, लेकिन आगे से तुम मुझे फ्रीली छू सकती हो। मैं अलाउ करता हूं। ये कहकर मैं थोड़ा झुका और उसके गाल पर किस कर दिया। मैं मुस्कुराया और बोला, मैं चलता हूं। फिर मैं अपनी किताबें लेकर कमरे से निकल गया। लियो रुआन कमरे में उसी तरह बैठी रह गई, बिल्कुल ब्लैंक। उसने धीरे से अपनी उंगलियों से उस जगह को छुआ जहां मैंने उसे किस किया था। बार बार वही जगह, और वो ऐसे ही बैठी रही जब तक बाहर अंधेरा नहीं हो गया। गा, खाने का टाइम हो गया। मेरी छोटी बहन पमानो अपने छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए आई और धीमी आवाज में बोली। मैंने उसकी आवाज सुनी और दरवाजा खोला। मैंने उसे उठा लिया। वो हल्की सी हाँफ रही थी। फिर मैंने पास वाले कमरे की तरफ आवाज लगाई, रुआन, खाने का टाइम हो गया। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर पूरा अंधेरा था। कोई जवाब नहीं आया। चांदनी की हल्की रोशनी में मैंने देखा, लियो रुआन अभी भी उसी पॉस्चर में बैठी थी जैसे मैं उसे दोपहर में छोड़कर गया था। मैंने मन में सोचा, क्या मैंने उसे किस करके स्टन कर दिया? अब मेरे पास एक ही तरीका था, थोड़ा एक्सट्रीम। मैंने पंग्या की आंखों को अपने हाथ से ढक लिया। फिर झुककर मैंने लियो रुआन को फिर से किस कर दिया। मैं हंसते हुए बोला, अब जागी? चलो, खाने का टाइम है। अचानक लियो रुआन जैसे होश में आई। उसे समझ ही नहीं आया कि मैं कब उसके पास आ गया। उसके दिमाग में बस एक ही थॉट घूम रहा था, अभी उसने मुझे फिर से किस किया। उसके कान फिर से गर्म हो गए, लेकिन लकीली अंधेरा था, इसलिए मैं नोटिस नहीं कर पाया। मैंने कहा, चलो जल्दी नीचे आओ, आंखें बंद करो, मैं लाइट ऑन करने वाला हूं। फिर मैंने स्विच दबाया। तेज सफेद रोशनी ने पूरे कमरे का अंधेरा हटा दिया। मैंने पिंग्या की आंखों से अपना हाथ हटा लिया। पमानो ने कंफ्यूज होकर पूछा, गागे, आपने अभी मेरी आंखें क्यों ढकी थीं? मैंने बिना पलक झपकाए झूठ बोल दिया, क्योंकि मैं लाइट ऑन करने वाला था। अंधेरे में अचानक लाइट जलती है तो आंखों को हर्ट होता है। पीछे खड़ी लियो रुआन ने यह सुना, और उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। डाइनिंग टेबल पर मेरी छोटी बहन पमानो ने ऊपर देखकर मुझसे पूछा, गागे, क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूं? मैंने मुस्कुराकर कहा, ऑफ कोर्स। मैं खड़ा हुआ और उसे उठाकर अपनी बगल वाली कुर्सी पर बैठा दिया। फिर मैंने उसका छोटा सा बोल उठाया। मेरी सौतेली माँ लुआन हमें ऐसे देखकर भावुक हो गई। वो बोली, खून का रिश्ता सच में कमाल होता है। मंगाओ तो जन्म से ही तुमसे चिपकी रहती है। जब वो छोटी बेबी थी, जैसे ही तुम उसके पास से गुजरते थे, उसकी बड़ी बड़ी आंखें तुम्हें फॉलो करती रहती थीं, जब तक तुम उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो जाते। मुझे और पमानो को करीब देखकर लुआन के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। तभी पे जंगवू पिता ने देखा कि मेरी छोटी बहन एक्साइटेड होकर मेरे बोल में खाना डाल रही है, तो उन्होंने मजाक में कहा, ये छोटी सी शरारती तो अपने भाई के आते ही पापा, मम्मी और बहन सबको भूल गई। पमानो हंस पड़ी और बोली,
आप लोग भी एक दूसरे के बोल में खाना डाल सकते हो ना। मैं गागे को खिलाऊंगी और गागे मुझे खिलाएंगे। ये कहकर उसने अपना छोटा बोल मेरी तरफ बढ़ाया और सामने रखे डिशेस की तरफ इशारा करते हुए बोली, गागे, मुझे ये खाना है। मैं मुस्कुराया और उसे सर्व करने लगा। ठीक है, गागे तुम्हारे बोल में डाल देता है। और क्या खाना है? उसने खुशी खुशी कई डिशेस की तरफ इशारा किया। मुझे ये और ये भी खाना है। लुआन ये देखकर खुद को रोक नहीं पाई और जल्दी से बोली, अरे बस करो, उसे इतना मत दो, वो इतना सब खा नहीं पाएगी। पमानो ने मुंह फुला लिया और नाराज होकर अपनी माँ को देखने लगी। मैं खा लूंगी। लुआन हंस पड़ी और बोली, अच्छा ठीक है, पहले जो लिया है वो फिनिश करो, फिर तुम्हारा भाई और देगा। पमानो ने मुंह फुलाए रखा, लेकिन फिर स्पून उठाकर खाना शुरू कर दिया। मैं उसे देखता रहा। वो एक के बाद एक स्पून अपने मुंह में डाल रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और हंस पड़ा। ये सच में बहुत क्यूट है। साइड में बैठी लियो रुआन चुपचाप खाना खा रही थी, लेकिन उसकी नजरें हम दोनों पर थीं। उसने मन में सोचा, ये एक्टिंग नहीं लग रही। ये अचानक अपनी बहन के साथ इतना अच्छा क्यों हो गया है? क्या ये जाने से पहले अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है? ये सोचते ही उसका मूड फिर से डाउन हो गया। उसने टेबल के नीचे अपना हाथ रखा और जोर से अपनी जांघ को पिंच किया ताकि वो खुद को संभाल सके। मैं आखिर उम्मीद क्यों कर रही हूं? सिर्फ एक किस की वजह से मैं ऐसी बातें सोच रही हूं। ये सोचना कि वो मुझे पसंद करता है, ये तो बहुत ओवर हो गया। कुछ ही देर में लियो रुआन फिर से अपनी यूजुअल काल्म एक्सप्रेशन में आ गई। थोड़ी देर बाद पमानो ने प्राउडली अपना छोटा बोल उठाकर कहा, मैंने सब खा लिया। मैंने उसके बाल सहलाए और मुस्कुराते हुए कहा, माओ बहुत अच्छी है। तुमने सब कुछ साफ साफ खत्म कर दिया, एक भी दाना नहीं छोड़ा। डिनर के बाद पिंगाओ मेरी गोद में बैठ गई। उसने अपना किंडरगार्टन का टेक्स्ट बुक निकाला और पेजेस पलटते हुए सीरियसली पढ़ने लगी। आधा घंटा बाद लुआन नीचे आई और बोली, माओ, अब अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो, ऊपर चलो, नहाना है और सोना है। पिंगाओ थोड़ी अनहैप्पी हो गई। उसे अभी अपने भाई के साथ और खेलना था। जब वो नहीं उठी तो लुआन सीधे आई, उसका हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगी। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली पमानो फिर से मेरी गोद में घुस गई, मेरी गर्दन को पकड़ लिया और धीरे से पूछा कि क्या आप कल फिर से पहले जैसे हो जाओगे? वो सच में डर रही थी। उसे लगा कि मैं कल फिर से पहले जैसा हो जाऊंगा और उसे इग्नोर करने लगूंगा। ये सुनकर मेरी आंखें हल्की सी नम हो गईं। अब समझ आया वो पूरे शाम मुझसे चिपकी क्यों हुई थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं, गागे अब हमेशा तुम्हारे साथ खेलेगा। पेमेंग्याओ ने जैसे ही ये सुना, उसे फाइनली राहत मिली और वो तुरंत अपनी माँ के साथ भाग गई। उसके जाने के बाद मैं भी ऊपर गया नहाने के लिए। लेकिन ये सिचुएशन लियू रुयान के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी, जो कमरे में ही रह रही थी। उसके सारे कपड़े गायब थे और बाथरूम में उसके टॉयलेटरीज भी नहीं थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे। अभी तक उसने नया कमरा भी नहीं ढूंढा था और वो पूरी तरह कंफ्यूज थी। वो अकेली बैठी सोचने लगी, क्या आयु ने मेरी सारी चीजें फेंक दी? क्या वो मुझसे नाराज है क्योंकि हम कल रात एक ही बेड पर सोए थे, इसलिए वो मुझे यहां रहने नहीं देगा? लियू रुयन उदास होकर चुपचाप बैठी रही। मैं नहाकर अपने फेवरेट पजामास पहनकर पास वाले कमरे में गया जहां लियू रुयान थी। मैंने दरवाजा खोला और देखा वो व्हील चेयर पर बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। उसके चारों तरफ एक अजीब सी लोनलीनेस और सैडनेस थी। मेरा दिल थोड़ा हैवी हो गया। असल में मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन मेंग्याओ की वजह से डिले हो गया और मैं उसे पहले बता नहीं पाया। मैं धीरे से उसके पीछे गया और उसके गले के पास से उसे पकड़ लिया। मेरी अचानक प्रेजेंस से लियू रुयान अपनी सोच से बाहर आ गई। उसका शरीर तुरंत स्टिफ हो गया। मेरे स्किन कांटेक्ट से वो एकदम फ्रीज हो गई। उसने धीरे से कहा, आयु, तुम मुझे छोड़ दो। हालांकि उसे मेरी स्मेल पसंद आ रही थी, लेकिन वो जानती थी ये उसका नहीं है। मैं उसके कान के पास झुककर बोला, अगर मैं ना छोड़ूं तो? लियू रुयन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका काल्म माइंड फिर से डिस्टर्ब होने लगा। लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही मैंने उसे छोड़ दिया और उसकी व्हील चेयर को बाहर की तरफ धकेल दिया। उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। जब वो थोड़ा शांत हुई तो उसे एहसास हुआ कि वो मेरे कमरे में आ चुकी है। मैंने उसे उसके पैजामे दिए और कहा, अब से ये तुम्हारा कमरा है। बिना उसे कुछ कहने का मौका दिए मैंने उसे बाथरूम में भेज दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये सब करने के बाद मैंने खुद को शांत किया। मैं मेंटली तैयार था लियू रुयन के साथ रहने के लिए, लेकिन फिर भी आज रात उसके साथ सेम बेड पर सोने का सोचकर थोड़ा एक्साइटेड था। अपने पिछले जीवन में जांगनी के साथ हम सिर्फ हाथ पकड़ते थे।
तब मुझे लगता था कि वो मेरी रिस्पेक्ट करता है, इसलिए सीमा पार नहीं करता। लेकिन बाद में समझ आया, वो बस मुझे यूज कर रहा था, क्योंकि वो सिर्फ शायू से प्यार करता था। अगर ऐसा है तो इस बार मैं उन्हें एक साथ कर दूंगा। उधर लियू रुयन बाथरूम में चुपचाप बैठी थी, कपड़े हाथ में लिए, काफी देर तक बिना हिले। वो सोच रही थी, आयु का मतलब क्या है? क्या मैं अब यहां रहूंगी? अगर वो ये सब मॉम डैड को खुश करने के लिए कर रहा है, तो उसे खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। अब वो मुझे और भी कम समझ पा रही थी, और यही कंफ्यूजन उसे और गलत समझने पर मजबूर कर रहा था। तभी बाहर से मेरी नॉक की आवाज आई। रुयान, तुम ठीक हो? इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैं काफी देर से वेट कर रहा था। जब वो बाहर नहीं आई तो मुझे थोड़ा अनईजी लगा। मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुना, ना पानी की आवाज, ना कोई मूवमेंट। मैंने फिर से नॉक किया। अंदर से जल्दी में आवाज आई, हाँ, मैं ठीक हूं, अभी आती हूं। लियू रुयन के पास सोचने का टाइम ही नहीं था, उसे बस सिचुएशन के साथ चलना पड़ा। वो जल्दी से नहाई, फिर दरवाजा खोलकर अपनी व्हीलचेयर बाहर ले आई। मैंने जैसे ही ऊपर देखा, मैं कुछ सेकंड के लिए रुक गया। मेरे सामने एक स्टनिंग ब्यूटी खड़ी थी, अभी अभी नहाकर निकली हुई। उसने हल्के नीले रंग का सिल्क पजामा पहना था, उसका फिगर साफ दिख रहा था। उसके काले बाल कंधों पर ऐसे गिर रहे थे जैसे कोई वाटरफॉल हो, और पानी की बूंदें उसके चेहरे से होते हुए उसकी गर्दन तक आ रही थीं। मैं अनजाने में ही निगल गया। अब मुझे समझ आया, लोग ऑनलाइन क्यों कहते हैं कि वो उसकी कॉलर बोन में स्विम कर सकते हैं। अपने दिल की हालत छुपाने के लिए मैं जल्दी से बाथरूम गया और एक टॉवेल लेकर आया। मैंने उसके बाल सुखाने शुरू किए और थोड़ा डांटते हुए कहा, इतनी बड़ी हो गई हो, अपने बाल भी ड्राई नहीं कर सकती? बीमार पड़ जाओगी। लियू रुयन का दिल पूरी तरह से हिल चुका था। मैं उसकी केयर कर रहा था, उसके बाल भी खुद सुखा रहा था। उसकी धड़कन रुक ही नहीं रही थी। बाल टॉवल से सुखाने के बाद मैंने हेयर ड्रायर निकाला और उसके बाल प्रॉपरली ड्राई करने लगा। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। जब उसके बाल पूरी तरह ड्राई हो गए तो मैंने उसे बेड के पास ले जाकर कहा, तुम पहले सो जाओ, मैं बाथरूम जा रहा हूं। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा बंद हुआ, लियू रुयन ने मौका देखा। उसने अपने हाथों का सहारा लेकर खुद को ऊपर उठाया, बेड पर चढ़ी और लेट गई। कुछ देर बाद मैंने जानबूझकर फ्लश की आवाज की, फिर दरवाजा खोलकर बाहर आया। मैं बेड के दूसरे साइड से चढ़ा और उसे देखते हुए बोला, लियू रुयान, लाइट बंद करो। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर लाइट बंद कर दी। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में उसकी बाकी सेंसेस और शार्प हो गईं। मेरी स्मेल, जो नहाने के बाद और स्ट्रांग हो गई थी, उसकी सांसों में घुल रही थी। मेरी हल्की सी भी मूवमेंट वो फील कर पा रही थी। उस पल वो बस यही चाहती थी, काश ये रात यहीं रुक जाए। अंधेरे की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा, वैसे भी लियू रोयान मेरी वाइफ है, मैं उससे डिवोर्स नहीं करने वाला, तो एक ना एक दिन हम सच में हस्बैंड वाइफ बनेंगे ही। ये सोचकर बिना ज्यादा सोचे मैं उसकी तरफ मुड़ा और उसे अपनी बाहों में ले लिया। अचानक मुझे हग करते ही लियू रुयन चौंक गई। उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। उसका शरीर तुरंत स्टिफ हो गया। वो सोचने लगी, आयु तो मुझे पसंद भी नहीं करता था, फिर अचानक ये मुझे हग क्यों कर रहा है? मुझे क्या करना चाहिए? उसकी समझ कह रही थी कि वो मुझे पुश कर दे, लेकिन उसका दिल ऐसा करने के लिए रेडी नहीं था। धीरे धीरे उसने भी मुझे पकड़ लिया, मेरी कमर के चारों तरफ अपने हाथ रख दिए। उसे एक अजीब सा सिक्योरिटी महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही उसने मेरी रेगुलर ब्रीदिंग सुनी, उसे लगा कि मैं सो गया हूं। तब उसने हिम्मत करके मुझे प्रॉपरली हग किया। नींद में मैं थोड़ा सा हिला और वो तुरंत डर गई, जल्दी से अपने हाथ वापस खींच लिए और फिर से नीटली अपने सीने पर रख लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह जल्दी मेरी छोटी बहन पेई मेंग्याओ उठ गई। वो जल्दी जल्दी मेरे कमरे की तरफ आई, ये चेक करने कि मैं फिर से कोल्ड तो नहीं हो गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा मैं और लियू रुयान एक साथ सो रहे थे और मैं उसे हग किए हुए था। लियू रुयान ने उसे देख लिया। उसने तुरंत फिंगर होठों पर रखकर श्श का इशारा किया और उसे बाहर जाने को कहा। पेई मेंग्याओ थोड़ा अपसेट होकर बाहर चली गई। वो नीचे जाकर लियू वान से बोली, मॉम, मैं आज रात अयू गेगे के साथ सोना चाहती हूँ। लियू वान ने यह सुनकर मना किया। नहीं, इससे आयु गेगे डिस्टर्ब हो जाएगा, पे मेंग्याओ ने कंप्लेन किया। तो फिर रुयन जेजे क्यों सो सकती है उसके साथ? यह सुनकर लियू वान शॉक हो गई। क्या कहा तुमने? अयू और रुयान साथ सो रहे थे? वो एक्साइटेड होकर अपने मुंह पर हाथ रखती है। क्या अयू ने लियू रुयान को एक्सेप्ट कर लिया? फिर वो मेंग्याओ को समझाने लगी।
मेंग्याओ, वो दोनों मैरिड हैं, जैसे मॉम और डैड हैं। वो कपल हैं, इसलिए साथ सो सकते हैं। वो सिंपल वर्ड्स में समझा रही थी। अब जब उनका रिलेशनशिप बेटर हो रहा था, वो नहीं चाहती थी कि कोई बीच में आए। पे मेंग्याओ आधा समझते हुए बोली, तो मैं भी गेगे से शादी करूंगी। लियू वान ने उसके सिर पर हाथ रखा और हंसते हुए कहा, पगली, भाई से शादी नहीं करते। मेंग्याओ को कुछ समझ नहीं आया। वो मुंह फुलाकर वापस ऊपर चली गई। मैं लियू रुयान के पास ही उठा। जैसे ही मैंने उसे देखा, वो मुझे ही देख रही थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया और लेजी आवाज में पूछा, तुम कब उठी? उसने शांत आवाज में कहा, अभी। लेकिन सच में वो बहुत पहले ही उठ चुकी थी। पूरी रात उसे ठीक से नींद नहीं आई थी। मैंने स्ट्रेच करते हुए पूछा, कितने बजे हैं? हमें उठना चाहिए ना? 7 बजे। उसका जवाब छोटा और सीधा था। मुझे एहसास हुआ वो अभी भी बहुत रिजर्व्ड है। इतना कि हस्बैंड वाइफ होने के बाद भी कम ही बोलती है। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं उसके पास झुका और उसके गाल पर किस कर दिया। उसके कानों के टिप तुरंत लाल हो गए। मैं मुस्कुराया और फिर उसे एक और किस दिया, फिर उठ गया। ये क्वाइट लड़की हमेशा अपनी फीलिंग्स छुपाती है। मुझे बस उसे थोड़ा टीज करना पड़ता है। लियू रुयन का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। मेरी छोटी सी हरकत भी उस पर इतना असर डाल रही थी। जब मैं वॉश करने गया, वो भी बेड से उठी और वॉक इन क्लोजेट में कपड़े बदलने चली गई। मैंने क्लोजेट का दरवाज़ा खोला और जो मैंने देखा, लियू रुयन अपने अपर बॉडी को कपड़ों से ढक रही थी। वो ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी, इसलिए उसकी स्किन बहुत फेयर थी। मैं हमेशा उसे एक फ्रैजाइल ब्यूटी समझता था, लेकिन उसका बॉडी प्रोपोर्शन इतना परफेक्ट था कि मेरी नज़र हट ही नहीं रही थी। मुझे सच में एक्सपेक्ट नहीं था कि उसका फिगर इतना अच्छा होगा। लियू रुयन अपना काल्म मेंटेन नहीं कर पाई। उसने जल्दी से खुद को ढक लिया। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया। वो सोचने लगी, क्या वो मुझे परवर्ट समझेगा? मैंने कंप्लेन करते हुए कहा, हम मैरिड हैं, फिर भी तुम मुझसे इतना गार्ड क्यों कर रही हो? मैं जानबूझकर उसके पास गया, उसके हाथ से कपड़े खींचे और जल्दी से उसके सिर के ऊपर शर्ट डाल दी। कपड़े पहनने के बाद उसने जल्दी से कहा, मैं वॉश करने जा रही हूं, और तुरंत वहां से भाग गई। मैं उसके लाल चेहरे को याद करके हल्का सा हंसा। मुझे लग रहा था कि मैंने उसके साथ इंटरैक्ट करने का तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन यह तरीका थोड़ा हुलियन जैसा लग रहा था। फिर मैंने खुद से कहा, अरे, वो मेरी वाइफ है, इसमें हुलियन क्या? मैंने खुद वाइट शर्ट पहनी। जब मैं बटन लगा रहा था, तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं क्लोजेट से बाहर आया और उसे बुलाया, रुयान, जरा ये बटन लगा दो। मैंने जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे मैं खुद नहीं कर पा रहा। फिर मैं उसके सामने खड़ा हो गया, अपने एब्स दिखाते हुए। मेरा बॉडी देखकर लियू रुयान के हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं और जल्दी जल्दी शर्ट के बटन लगाने लगी, लेकिन उससे गलती हो गई। उसने थोड़ा ज्यादा फोर्स लगा दिया और बटन टूटकर निकल गया। उसके हाथ में टूटा हुआ बटन था और वो बस उसे देखती रह गई, जैसे अपनी ही लाइफ पर डाउट कर रही हो। इतनी छोटी सी चीज भी वो ठीक से नहीं कर पाई। मैंने उसके हाथ में वो बटन देखा और हंसी रोक नहीं पाया। मेरी हंसी सुनकर लियो रुयान को बहुत शर्म महसूस हुई। उसने ये जानबूझकर नहीं किया था। तभी मुझे अपनी स्टेप मदर लुआन की बात याद आई। मुझे लियो रुयान को ज्यादा बाहर लेकर जाना चाहिए। तो मैंने थोड़ा फेक गुस्सा दिखाया और कहा, यह बिल्कुल नई शर्ट थी, अब तुम्हें मुझे कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। फिर मैंने सज्जा सुनाई, आज दोपहर तुम मेरे साथ शॉपिंग चलोगी, नई शर्ट खरीदने। लेकिन अनएक्सपेक्टेड ये हुआ कि जो हमेशा मेरी हर बात मानती थी, उसने मना कर दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे आज दोपहर कुछ काम है, मैं तुम्हें शर्ट के पैसे दे दूंगी। इतना कहकर उसने अपनी व्हील चेयर घुमा दी और बाहर चली गई। असल में वो बाहर जाना ही नहीं चाहती थी, खास तौर पर मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं। उसे पता था लोग उसे देखेंगे, बातें करेंगे, फुसफुसाएंगे, और वो ये सब सह नहीं सकती थी। मुझे समझ आ गया, उसे बाहर ले जाना आसान नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा, धीरे धीरे करना पड़ेगा, कोई जल्दी नहीं है। मैं वापस कमरे में गया, कपड़े बदले और नीचे आ गया। नीचे पहुंचा तो मेरी बहन पाँव पाव पहले से बैठी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सीधे मुझे देख रही थीं। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। हम लोग लगभग ब्रेकफास्ट खत्म ही करने वाले थे कि अचानक पिंग याओ ने मेरी तरफ देखकर कहा, छे, मैरी मी। मैं बिल्कुल चौंक गया। ये छोटी सी बच्ची क्या बोल रही थी? मैंने क्यूरियस होकर पूछा, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? पिंग याओ ने बहुत सीरियसली जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, जैसे जीजी लियो रुयान तुम्हारे साथ सोती है, क्योंकि वो तुमसे शादीशुदा है।
दूध पी रही लुआन अचानक खांसने लगी। वो हंसते हुए बोली, मेरी बेटी का मतलब है तुम और लियो रुयान एक साथ सोते हो। ये अच्छी बात है। लगता है जल्दी ही मुझे ग्रैंडसन मिलेगा। मैं तो जमीन में गड़ जाना चाहता था। हम दोनों का एक कमरे में सोना, ऐसे सबके सामने डिस्कस हो रहा था। इतनी एम्बैरेसमेंट सीरियसली सहना मुश्किल था। मैंने हल्के से अपना ईयर पिंच किया। ये मेरी हैबिट थी जब मैं एम्बैरेस्ड होता था। लियो रुयान ने यह नोटिस किया और उसके होंठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। शायद वो सोच रही थी, ये भी शर्माता है। मेरे फादर पी जंगल ने ऑकवर्ड साइलेंस तोड़ने के लिए खांसी की और टॉपिक चेंज करने की कोशिश की। लुआन ने भी जल्दी से कहा, जल्दी खाओ, तुम्हें स्कूल भी जाना है। सुबह मैं अपनी बहन को स्कूल छोड़कर वापस आया। फिर मैं लुआन को ब्यूटी सैलून ले गया। उसे लगा था मैं बस मजाक में कह रहा था, लेकिन जब सच में ले गया तो वो थोड़ा सरप्राइज्ड हो गई। असल में वो बहुत सिंपल और कंजर्वेटिव थी। रिच लेडीज की तरह शॉपिंग या ब्यूटी ट्रीटमेंट्स में उसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मेरे फादर से मिलने से पहले वो बस एक ऑर्डिनरी सिंगल मदर थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि मैंने फाइनली उसे स्टेप मदर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। इस बात से वो सच में खुश थी। उसी समय विला की दूसरी मंजिल पर लियो रुयान अपने कंप्यूटर पर वही शर्ट ढूंढ रही थी जो मैंने सुबह पहनी थी। वो मेरे साथ शॉपिंग पर नहीं गई, लेकिन उसने प्रॉमिस किया था कि वो कंपेंसेट करेगी, तो नेचुरली उसे वो शर्ट खरीदनी ही थी। कुछ ही देर में उसे पता चला कि वो एक फॉरेन ब्रांड की लेटेस्ट डिज़ाइन थी, जो सिर्फ ओवरसीज वेबसाइट पर मिल रही थी। उसने तुरंत ऑर्डर प्लेस कर दिया। एक मिल्क टी शॉप में मेरा कज़न श्याओ सामने बैठी लड़की को मनाने में लगा था। वो बोला, प्लीज़ मेरी मदद करो ना, ऑन से बात कर लो। मेरे डैड की कंपनी क्राइसिस में है, उन्हें मेरे अंकल की हेल्प चाहिए। अगर एयू ने मेरे बारे में कुछ गलत बोल दिया तो? अगर अंकल ने हमारी फैमिली की मदद ही नहीं की तो? वो बाहर से इनोसेंट बन रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे विलेन की तरह दिखा रहा था। सामने बैठी जांगनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। वो बोली, ठीक है, मैं एक बार और हेल्प करूंगी, लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तुम्हें पता है ना, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। श्याऊ तुरंत खुश होने का ड्रामा करते हुए बोला, थैंक यू, मुझे पता था तुम ही मेरे लिए सबसे अच्छी हो। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वो असली नहीं थी। जेंगनी को लगा वो सच में खुश है। उसे ये नहीं पता था कि श्याओ बस उसके साथ खेल रहा है। असल में श्याओ अभी भी मेरी वाइफ लियो रुयान को पाने का इरादा नहीं छोड़ा था। जेंगनी को कन्विंस करने के बाद श्याओ ने मुझे मैसेज किया इस सैटरडे मिलने के लिए। उस समय मैं किचन में लुआन की हेल्प कर रहा था। मेरा फोन लिविंग रूम के कॉफी टेबल पर रखा था। लियो रुयान वहीं बैठी थी। तभी फोन में नोटिफिकेशन आया। स्क्रीन लाइट अप हुई। उसने बस कैजुअली एक नज़र डाली, लेकिन वो एक नज़र ही काफ़ी थी। उसने साफ पढ़ लिया, जांगनी और सैटरडे। बस उसका मूड तुरंत गिर गया। उसे पता था वो मेरे लायक नहीं है, लेकिन फिर भी किसी और लड़की को मेरी लाइफ में आते देख उसे जेलसी हो रही थी। उसने अपने फीलिंग्स दबाने की कोशिश की। किचन से मेरी हंसी की आवाज़ आ रही थी। लियो रुयान ने मन ही मन सोचा, बस ये काफ़ी है, उसे खुश देखना ही काफ़ी है, मुझे ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए। लंच रेडी हो गया। मैं लिविंग रूम में आया उसे बुलाने के लिए और उसकी व्हीलचेयर पुश करने लगा, लेकिन उसने पोलाइटली मना कर दिया, मैं खुद कर लूंगी। मुझे नहीं पता था कि वो जेलस है। मुझे बस लगा वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण ऐसा कर रही है। डाइनिंग टेबल पर मैंने थोड़ा नर्वस होकर कहा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कुकिंग करने का। टेस्ट शायद अच्छा ना हो। अगर अच्छा ना लगे तो मत खाना। लियो रोयान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सीधे एक्शन लिया। उसने चॉपस्टिक्स उठाई, खाना टेस्ट किया, फिर दूसरा बाइट, तीसरा, चौथा, जब तक प्लेट पूरी खाली नहीं हो गई। ये देखकर मैं सच में बहुत खुश हो गया। लंच के बाद मैं ऑनलाइन काम करने लगा। मैं हमारे कमरे में चला गया और लियो रुयान अपने पुराने कमरे में वापस चली गई। शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा वो स्टडी करने गई है, लेकिन तभी मैंने अपने फ़ोन पर मैसेज देखा, वही जैंगनी वाला। तभी मुझे समझ आ गया, लियो रुयान ने वो मैसेज देख लिया होगा और गलत समझ बैठी है। मैंने तुरंत शूज़ पहने और उसे ढूंढने चला गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वो सच में स्टडी नहीं कर रही थी, बस ब्लैंक होकर स्क्रीन को देख रही थी। मैं सीधे उसके पास गया और बिना कुछ बोले उसे वापस हमारे कमरे में ले आया। उसने ठंडी आवाज़ में पूछा, मुझे काम है, मुझे वापस क्यों लाए? मुझे पता था वो झूठ बोल रही है, तो मैंने कहा, जो भी काम है बाद में कर लेना, अभी नाप टाइम है। उसने तुरंत जवाब दिया, मुझे नींद नहीं है, मैं नहीं सोना चाहती। असल में रात को एक ही बेड पर सोना ही उसके लिए बहुत था। दिन में भी साथ सोना,
ये उसके लिए और भी मुश्किल था। उसे डर था कि कहीं उसके फीलिंग्स कंट्रोल से बाहर ना हो जाएं और वो मुझे छोड़ना ही ना चाहे। मैं नहीं चाहता था कि वो और मिसअंडरस्टैंड करे, इसलिए मैंने साफ कहा, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तुम्हारे बिना सो नहीं सकता। फिर थोड़ा शेमलेस होकर बोला, वाइफ, मेरे साथ सो जाओ ना। ये सुनकर वो बिल्कुल फ्रीज हो गई। उसे लगा शायद वो हेलुसिनेशन कर रही है। जब उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो मैंने फिर से कहा, वाइफ, प्लीज मेरे साथ सो जाओ। इस बार उसे पूरा यकीन हो गया। उसके दिल में जैसे फायरवर्क्स फूट पड़े। खुशी से वो पूरी तरह भर गई और धीरे से बोली, ठीक है। उस पल उसका दिल बिल्कुल हनी जैसा मीठा हो गया था। अब वो कैसे मना करती। जब उसे होश आया, वो पहले से ही मेरे पास लेटी हुई थी और मैं उसे वैसे ही हक कर रहा था जैसे पिछली रात। मुझे याद आया कि शायद वो मैसेज की वजह से अपसेट है, तो मैंने पूछा, तुमने मेरा फ़ोन मैसेज देखा था? उसने तुरंत मना किया, नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने फिर पूछा। इस बार उसने अपने दिल का दर्द दबाकर फिर से मना किया। मैं थोड़ा प्लेफुल गुस्से में बोला, अच्छा, तो मुझे बैड बॉय बनना पड़ेगा? तुम चाहती हो मैं तुम्हें किस करूं, राइट? इतना कहकर मैंने उसके गाल पर हल्का सा किस किया और पूछा, फिर तुम अपसेट क्यों हो? उसका दिल हिल गया और उसने सच बोल दिया, मैंने बस एक नज़र डाली थी, कुछ वर्ड्स देखे थे। मैंने पूछा, क्या देखा? उसका सैडनेस अब छुप नहीं रहा था। उसे लगा मैं सब जानता हूं, फिर भी उससे कहलवा रहा हूं। मैंने उसका एक्सप्रेशन देखा और समझ गया कि वो गलत समझ बैठी है। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया और धीरे से कहा, ज्यादा मत सोचो, मुझे जेंगनी पसंद नहीं है, अब मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। आगे से अगर कुछ भी परेशान करे तो मुझे बताना, अपने अंदर मत रखना। लेकिन वो फिर भी बिलीव नहीं कर पाई, क्योंकि अगले वेंसडे मैं कंट्री छोड़ने वाला था। वीज़ा भी रेडी था। मैंने अभी कन्फेस किया था। फिर भी वो चुप रही। मैंने उसका चेहरा देखकर पूछा, कुछ बोल क्यों नहीं रही? उसने धीरे से कहा, मुझे पता है। उसका ये काम जवाब मुझे अजीब लगा। मैंने कहा ना, मुझे तुम पसंद हो। तुम्हारा कोई रिएक्शन नहीं है? उसने सीधा पूछा, कैसा रिएक्शन चाहिए? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर शेमलेस होकर उसके करीब आया और कहा, मुझे किस करो। वो पूरी तरह शॉक हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उससे किस मांग रहा हूं। मैंने कहा, जल्दी करो। लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाई। उसकी लो सेल्फ एस्टीम उसे रोक रही थी। उसे डर था कि कहीं मैं नाराज ना हो जाऊं, कहीं मैं उसे इग्नोर ना कर दूं हमेशा के लिए। मैं इरिटेट हो गया। क्या मुझ में कोई चार्म ही नहीं है? फिर मैंने सोचा, ठीक है, ये नहीं आएगी तो मैं ही जाता हूं। और मैं झुककर उसके होंठों पर किस कर लिया। मैंने उसके पतले होंठों पर किस किया। लोग कहते हैं जिनके लिप्स पतले होते हैं वो हार्टलेस होते हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता था, क्योंकि लियो रुयान ने तो पूरी जिंदगी मुझसे सच्चा प्यार किया था। मेरे किस से उसकी सारी बातें रुक गईं। उसका दिमाग ब्लैंक हो गया और वो बस मुझे करने दे रही थी जो मैं कर रहा था। लेकिन मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था और उसकी तरफ से कोई रिएक्शन भी नहीं आया। मैं इरिटेट हो गया। मैंने उसे छोड़ा, गुस्से से देखा और मुड़कर उसकी तरफ पीट करके लेट गया। मैंने अपना फर्स्ट किस दे दिया और इसका कोई रिएक्शन ही नहीं। क्या कोल्ड पर्सन है? उसे समझ ही नहीं आया उसने क्या गलत किया। वो घबराकर मेरे पास आई, मेरी पीठ पर हाथ रखा और बोली, प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मुझसे गलती हो गई, मैं बदल जाऊंगी। मैंने मुड़कर पूछा, तुम्हें पता भी है क्या गलती हुई और कैसे बदलोगी? उसे गिल्ट हो रहा था। वो कंप्यूटर और मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती थी, लेकिन मेरे इमोशन समझना उसके लिए बहुत मुश्किल था। मैं इरिटेट होकर बोला, तुम्हें पता ही नहीं क्या बदलना है, लायर हो तुम। वो तुरंत मेरा हाथ पकड़कर बोली, मैं लायर नहीं हूं, तुम बताओ। मैं डेफिनेटली बदल जाऊंगी। मैंने पूछा, मैंने तुमसे किस मांगा था, तुमने क्यों नहीं किया? वो धीरे से बोली, मुझे डर लगा कि तुम नाराज हो जाओगे, कि तुम्हें मेरा टच पसंद नहीं आएगा। तभी मुझे एहसास हुआ मेरे पास्ट बिहेवियर ने उस पर कितना गहरा असर डाला है। मैं तो भूल चुका था वो मोमेंट्स जब मैंने उसे रिजेक्ट किया था, लेकिन वो सब उसने दिल में संभाल कर रखा था। मैंने उसे हक किया और धीरे से कहा, अब मुझे तुम्हारा टच पसंद है, क्या हम डिवोर्स ना करें? उसकी आंखों में सरप्राइज चमक उठा। सच? चाहे झूठ ही क्यों ना हो। उस पल वो बहुत खुश थी। मैंने कहा, आंसर दो। वो एक्साइटमेंट में बार बार बोली, हाँ हाँ। मैंने फिर पूछा, अभी जो मैंने किस किया तुम्हें अच्छा लगा? फिर से करें? उसका पूरा चेहरा लाल हो गया।
मैंने बिना वेट किए उसे फिर किस कर लिया। इस बार मैंने अपना हाथ उसके चेस्ट पर रखा और उसका फास्ट हार्ट बीट साफ महसूस किया। मैं मुस्कुराया। तुम भी मुझे फूल करने की कोशिश कर रही हो। मैं सेटिस्फाइड होकर पीछे हट गया, लेकिन वो अब भी चाहती थी कि मैं उसे फिर किस करूं। पर अनफॉर्चुनेटली मैं उसे हग करते करते सो गया। मेरे होंठों पर हल्की सी स्माइल थी। उसे देखकर वो भी मुस्कुरा दी। आज का दिन उसके लिए जैकपॉट जैसा था। उसने धीरे से मेरे लिप्स को टच किया और अपने दिल की फीलिंग्स एक्सेप्ट कर ली। दोपहर में जब उसने जांगनी का मैसेज देखा था तो वो जेलसी से भर गई थी। उसके अंदर की आवाज़ चिल्ला रही थी, उसे अपना बना लो। किसी और लड़की को मेरे साथ इमेजिन करना उसके लिए अनबेरेबल था। उसने धीरे से मेरा चेहरा छुआ और फुसफुसाई, रुयान, मेरे साथ रहो, कहीं मत जाओ। मैं नींद में ही उसके और करीब सिमट गया। उसके होंठों पर एक सॉफ्ट स्माइल आ गई। इस बार वो चैन से सो गई। जब वो उठी तो उसने मुझे उसे देखते हुए पाया। मैं मुस्कुराकर बोला, जाग गई। उसकी स्लीपी वॉइस इतनी सॉफ्ट और स्वीट थी कि सुनकर अच्छा लग रहा था। मैंने याद दिलाया, तुम्हें कुछ काम नहीं था? अभी 4 बज गए, 3 घंटे सो गई हो। वो मुस्कुराकर बोली, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें होल्ड करना है। मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। फिर मैंने कहा, तो उठो मत, ऐसे ही सोते हैं। उसका दिल तेज धड़कने लगा। इस बार उसने खुद आगे बढ़कर मुझे किस किया। ये किस सॉफ्ट भी था और पैशनेट भी। मैंने थोड़ा जेलस होकर पूछा, तुम इतनी अच्छी किस कैसे करती हो? कहीं प्रैक्टिस तो नहीं की? वो मुस्कुराई, लड़कियां सेल्फ टॉट होती हैं। असल में उसने ये बात छुपा ली कि वो सपनों में मुझे काउंटलेस बार किस कर चुकी थी। मैंने सोचा और मान लिया। ठीक है, मान लिया। उधर मेरे अंकल सिया लीवे के घर का माहौल बहुत हैवी था। पूरी फैमिली टेंशन में थी। वो सोफे पर बैठकर बोले, अब क्या करूं? मेरा ब्रदर इन लॉ मेरी मदद नहीं करेगा। मेरी आंट ने गुस्से से कहा, तुम किसी काम के नहीं हो। मैंने सोचा था तुम फैमिली को रिच बनाओगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर जल्लुएर की आंखें चमक उठीं। वो तुरंत एक्साइटेड होकर खड़ा हो गया। वाइफ, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? निमैया ने आईब्राव उठाई और बोली, तुम सच में थोड़े स्लो हो। अगर तुम खुद पैसे बोरो नहीं कर सकते तो किसी और से कहो कि वो तुम्हारे ब्रदर इन लॉ से लोन मांगे। शिया लीवे को तुरंत समझ आ गया। हाँ, सही है। मैं एओ से कह सकता हूं कि वो अपने डैड से लोन मांगे। मेरा ब्रदर इन लॉ अपने बेटे को मना थोड़ी करेगा। वो खुशी में लेचा को किस करते हुए बोला, वाइफ, तुम तो जीनियस हो। मैं अभी एओ को कॉल करता हूँ। वो हमारी बात सबसे ज्यादा मानता है। लेकिन निमैया ने तुरंत उसे रोक दिया। तुम फेवर मांग रहे हो, सीधे कॉल मत करो। उसे घर बुलाओ ताकि वो देखे कि हम कितने मिजरेबल हैं। हाँ, सही कहा। शिया लीवे ने सिर हिलाया। मैं उसे कल डिनर पर बुलाता हूँ। निमैया अंदर ही अंदर खुश थी। वो चाहती थी कि शिया लीवे का प्रोजेक्ट सक्सीड हो ताकि वो भी रिच वाइव्स के सर्कल में एंट्री ले सके। तभी अचानक लीचेन ने पूछा, अभी टाइम क्या हुआ है? शियाओ अभी तक वापस क्यों नहीं आया? शालिवी थोड़ा इरिटेटेड होकर बोला, ये क्या बिहेवियर है, इतना लेट घर आना? उधर उसी समय शियाओ बाहर था। वो जांगनी के साथ पूरा दिन घूम रहा था। पूरा दिन उसने उसके साथ मिल्क टी पी, मूवीज देखी और उसे खुश करने में लगा रहा। मूवी खत्म होने के बाद वो उसे उसके नेबरहुड तक छोड़ने गया। जांगनी बहुत खुश थी। मुस्कुराते हुए गुड बाय बोलकर चली गई। उसे पता भी नहीं चला कि पीछे से शियाओ आंखें घुमा रहा था। शियाओ को लग रहा था कि उसने आज बहुत लॉस कर लिया। उसने आज 3 रिच लड़कियों के इनवाइट्स कैंसिल किए, सिर्फ जांगनी को खुश करने के लिए। उधर घर पर शाम को लियूरू यान ने खुद इनिशिएटिव लिया। वो पीछे से आकर मेरी वेस्ट पकड़कर बोली, उसकी आवाज में शिकायत थी, ओ, तुम मुझे हग करके क्यों नहीं सोते? मैं हार मानते हुए बोला, मुझे डर लग रहा था। असल में दोपहर में मैं फ्लर्ट करने गया था, लेकिन वो ही मुझे उल्टा डिजी कर गई। लियूरू यान ने धीरे से मेरा नाम पुकारा, ऑन, ऑन। उसकी आवाज सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। मुझे वो सब याद आने लगा जो उसने मेरे लिए क्वाइटली किया था। हर बार जब उसने बिना कुछ एक्सपेक्ट किए मेरी मदद की। मैं सोचने लगा, जब उसने मुझे जांगनी के साथ देखा होगा तब उसे कितना दर्द हुआ होगा। शायद इसी वजह से बाद में उसकी लेग कंडीशन और खराब हो गई और उसने ट्रीटमेंट ही छोड़ दिया। अब समझ आया, वो सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं छोड़ रही थी, वो अपनी लाइफ छोड़ रही थी। ये सोचते ही मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं पलटा और उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। लियू रुयान थोड़ी शॉक हो गई। उसे लगा था कि आज मैं उसे इग्नोर करूंगा। मैंने उसे पकड़कर कहा, रुआन, फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो,
तुम कभी अपनी लाइफ से गिव अप मत करना। मुझे प्रॉमिस करो, तुम अच्छी तरह जियोगी, ठीक है? मैं जानता था, लियू रुयान जो भी मुझसे प्रॉमिस करती है, वो ज़रूर निभाती है। लेकिन मेरी बात सुनकर वो अंदर से पैनिक हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी, क्या ये मुझे वार्निंग दे रहा है? कभी भी छोड़ने की तैयारी कर रहा है क्या? उसका दिल जैसे ठंडा पड़ गया। मैंने देखा वो चुप है तो फिर से बोला, वाइफ, प्रॉमिस करो, ठीक है? जितना मैं प्यार से बोल रहा था, उतना ही उसका दिल और ठंडा होता जा रहा था। उसे लगा, ये सब सिर्फ मेरा ट्रिक है। लियू रुयान ने आईब्राव उठाई, थोड़ा पास आई और बोली, मुझे किस करो, तब मैं प्रॉमिस करूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, मैंने तुरंत उसका चेहरा पकड़कर उसे किस कर लिया। लेकिन अगले ही पल वो खुद कंट्रोल लेती है और मुझे और जोर से किस करने लगती है। फिर धीरे से मेरे कान में फुसफुसाई, ऑन, अगर तुम मुझे छोड़कर गए ना, तो मैं पागल हो जाऊंगी। फिर मैं क्या करूंगी, मुझे खुद नहीं पता। उसकी आवाज़ में हल्की सी थ्रेट थी। मुझे अचानक लगा, ये सिर्फ बोल नहीं रही, ये सच में कुछ क्रेजी कर सकती है। लियू रुयान ने मेरा डर महसूस कर लिया। उसके दिल का दर्द थोड़ा कम हो गया। वो सोचने लगी, अच्छा है, ये डरता है, डरेगा तो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मेरा गोल पूरा हो गया। मैंने देखा उसका एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब है, तो मैंने जल्दी से कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे, पूरी लाइफ, कभी अलग नहीं होंगे। उसकी डार्क आइज सीधा मेरी तरफ देख रही थी। गुड, याद रखना आज जो कहा है। ऊपर से तो वो मुझ पर बिलीव कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो प्लान बना चुकी थी। मेरे लिए ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर बनाएगी, ताकि मैं कहीं छुप ही ना सकूं। अगली सुबह मैंने मिरर में देखा, मेरे लिप्स सच में कट गए थे। मैंने मन में उसे गाली दी, फिर उसे उठाया, और बदले में मैंने उसकी नेक पर जोर से बाइट कर लिया। ये मिला तुम्हें मुझे काटने का, मैं तुम्हें काट काट के मार दूंगा। लेकिन वो गुस्सा नहीं हुई, बल्कि हंसकर बोली, और जोर से काटो, बेस्ट होगा अगर निशान रह जाए, एक ऐसा मार्क जो सिर्फ तुम्हारा हो। मैं तुरंत पीछे हट गया। ये लड़की तो पूरी परवर्ट है। मैं शर्म से लाल हो गया और सीधा बाथरूम भाग गया। अब वाली लियू रुयान मेरी मेमोरी वाली से बिल्कुल अलग थी। पहले वो हमेशा चुप रहती थी, लेकिन अब वो मुझसे भी ज्यादा फ्लर्टिंग में आ गई थी। कभी कभी तो थोड़ी स्केरी भी लगती थी, जैसे कोई डेविल। उधर वो अपनी नेक पर बने बाइट मार्क को छू रही थी और उसके चेहरे पर एक स्लाई स्माइल थी। अब हम एक दूसरे को मार्क कर चुके हैं। मैं रेडी होकर नीचे गया। मेरी छोटी बहन पायो ने तुरंत पूछा, गेगे, आपके मुंह को क्या हुआ? मैंने जल्दी से मुंह ढक लिया, कुछ नहीं, बस गलती से स्किन स्क्रैप हो गई। फिर मैंने टॉपिक बदल दिया, सॉरी, आज मैं तुम्हें किंडरगार्टन छोड़ने नहीं जा पाऊंगा, मेरी क्लासेस हैं। पायो मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, जब टाइम होगा तब ले जाना। वो ऑलरेडी खुश थी कि पिछले 2 दिन मैं उसे खुद छोड़ने गया था। तभी लियू रुयान व्हीलचेयर पर नीचे आई। अब वो फिर से अपने यूजुअल साइलेंट मोड में थी, लेकिन पायो की नज़र शार्प थी। उसने तुरंत उसकी नेक पर मार्क देख लिया। वो शॉक होकर बोली, रुयान जी, आपकी नेक को क्या हुआ? मैं अचानक चोक हो गया, खांसने लगा। मेरी बहन ने एक लाइन में पूरा सीन बिगाड़ दिया। अब जो भी टेबल पर बैठे थे, सबके दिमाग में इमेजिनेशन शुरू। मेरे पिता पिजांग वो ने भी उसकी नेक देखी और वो भी खांसने लगे। मन में सोच रहे थे, इन दोनों का रिलेशनशिप तो काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरी बहन यहीं नहीं रुकी। वो जस्टिस लेने के मूड में आ गई। उसने लियू रुयान से कहा, रुयान जी, आपने गेगे से फाइट की क्या? ये बहुत गलत है, आपने ही उनके मुंह पर काटा होगा। आप उन्हें बुली कैसे कर सकती हो? मैं फिर से चोक हो गया। अब तो सिचुएशन और ऑकवर्ड हो गई। जो बात छोटी थी, अब इमेजिनेशन फुल स्पीड में जा रही थी। मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया। मुझे बस टेबल से भागना था। मैं अंदर से सोच रहा था, मैंने बदला लेने की क्या जरूरत थी? अब खुद ही फंस गया। लियू रुयान पूरे टाइम काम रही, ना ब्लश, ना ऑकवर्डनेस। मुझे मानना पड़ा, उसका कंपोजर नेक्स्ट लेवल था। यहां तक कि उसके कान भी लाल नहीं हुए। मैंने सोचा, गलती उसकी भी थी, तो ऑकवर्ड सिर्फ मैं ही क्यों फील कर रहा हूं? मैंने खाना खत्म किया, यूटेंसिल्स रखे और सीधा ऊपर भाग गया। पीछे से पायो बोली, गेगे को स्कूल के लिए लेट हो रहा है क्या? मेरी स्टेप मॉम लुवान मुस्कुराई। लगता है मेरी बेटी और एओ अच्छे से घुल मिल गए हैं। उसे रिलीफ महसूस हुआ। मैं जल्दी से ऊपर से बुक्स लेकर नीचे आया। डाइनिंग रूम के पास से गुजरते हुए बोला, लेट हो रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, और तुरंत बाहर निकल गया। कोर्टयार्ड में पापा ऑफिस जाने ही वाले थे, तभी लियू रुयान ने उन्हें रोक लिया। डैड,
मैं ओवेन के साथ मूव आउट होना चाहती हूँ। वो पहले कभी ऐसा नहीं सोचती थी, लेकिन अब वो मुझे अपने पास ही रखना चाहती थी, पूरी तरह। इसलिए वो सही टाइमिंग ढूंढ रही थी, और आज उसे लगा ये परफेक्ट मोमेंट है। हम अब मैरिड कपल हैं, आगे और भी प्राइवेट मोमेंट्स होंगे। हमें अपनी स्पेस चाहिए, यहाँ फैमिली के साथ रहना सूटेबल नहीं है। पापा थोड़ी देर सोचकर बोले, तुम श्योर हो? लियो रुयान ने काल्मली कहा, मैंने ऑलरेडी हाउस खरीद लिया है। पापा थोड़ी देर चुप रहे, फिर सिर हिलाया। उन्हें लगा यंग कपल के अपने प्लान्स होते हैं और बीच में इंटरफियर करना सही नहीं। वैसे भी वो लियो रुयान को बहुत पसंद करते थे। वो घर पर रहकर पढ़ाई करती थी, लेकिन उसकी थिंकिंग बहुत शार्प थी, दूर तक सोचती थी। उसने कंपनी के इंटरनेट सिस्टम में भी हेल्प की थी, इसीलिए पापा को पूरा भरोसा था मेरा उससे शादी करना सही डिसीजन था। पापा बोले, अगर तुमने हाउस ऑलरेडी तैयार कर लिया है तो मूव आउट कर सकते हो, लेकिन याद रखना कभी कभी वापस आकर हमें भी मिलते रहना। असल में उन्होंने हाँ इसलिए बोली क्योंकि यंग लोग प्राइवेट स्पेस चाहते हैं, ये नेचुरल है। और अभी के सिचुएशन को देखकर दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी लग रही थी। उनके मन में तो ये भी आ गया, शायद जल्दी ही ग्रैंड चाइल्ड भी मिल जाए। लियोरुयान ने कामली कहा, थैंक यू डैड, हम वापस आते रहेंगे। उसे पता था पापा मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमेशा उसकी माँ के साथ अच्छा बिहेव करते थे और उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे। वो अंदर से उनके लिए ग्रेटफुल थी, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ही मुझे उससे शादी करने दी। ये उसकी लाइफ की सबसे हैप्पी चीज थी। पापा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, रुअन, मैंने एओ को थोड़ा स्पॉइल कर दिया है, तुम्हें उसे हैंडल करना पड़ेगा। वो हल्का सा मुस्कुराई, डैड, चिंता मत करिए, मैं ओएन का अच्छे से ख्याल रखूंगी। पापा सेटिस्फाइड होकर चले गए। उन्हें पूरा विश्वास था वो अपना प्रॉमिस निभाएगी। उधर जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, मुझे अंकल चिल्ली का कॉल आया। मन तो कर रहा था उसे सुनाऊं, लेकिन मैंने फेक स्माइल के साथ कॉल उठाया। हेलो अंकल। वो बहुत ही ज्यादा स्वीट बनते हुए बोला, अरे तुम इतने दिनों से अंकल के घर नहीं आए, हमें मिस नहीं करते क्या? मैं मन में बोला, मिस, या तुम लोगों को पैसे देने आऊं? लेकिन बाहर से मैंने प्यार से कहा, अंकल, मैं स्कूल में हूं, आज क्लास है। ऐसा करते हैं, मैं आज रात डिनर पर आ जाता हूं। असल में मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था, इस बार मैं वहां जाऊंगा और जो कुछ उन्होंने मुझसे सालों में लिया है सब वापस निकालूंगा। डिनर पार्टी मस्ट अटेंड। उधर मेरी आंट ली मिकिया ने अपने हस्बैंड का हैप्पी फेस देखा और समझ गई प्लान सक्सेसफुल है। उसे पता था मैं जरूर आऊंगा, अब बस उन्हें रात को अच्छी एक्टिंग करनी थी। मैंने कॉल काटा और सार्कास्टिक स्माइल दी। फिर मैंने घर के लैंडलाइन पर कॉल किया। फोन उठाया लियो रुयान ने। ओ, क्या हुआ? मैं थोड़ा शॉक्ड हुआ। मैंने अभी कुछ बोला भी नहीं था और उसे पता चल गया कि कॉल मेरा है। मुझे नहीं पता था, घर में लैंडलाइन फोन प्रैक्टिकली कोई यूज ही नहीं करता, सिर्फ मैं करता हूं। इसलिए जब भी फोन बजता उसे इंस्टिंक्टिवली लगता था कि मैं ही हूं। मैंने कहा, मॉम को बता देना मैं आज डिनर पर घर नहीं आऊंगा। ये सुनते ही उसके आसपास का माहौल ठंडा हो गया। शादी को सिर्फ 3 दिन हुए थे और मैं ऑलरेडी घर पर डिनर नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में तुरंत आया, क्या ये धीरे धीरे मुझसे दूरी बना रहा है? फोन पर साइलेंस छा गया। मैंने फिर पूछा, रुअन, सुना तुमने? उसने बस धीरे से हम्म कहा और कॉल काट दिया। फोन रखने के बाद लियू रुयान के दिल में बेचैनी भर गई। उसे डर लग रहा था, कहीं ओनाओ फिर से जांगनी के साथ तो नहीं जा रहा। सच जानने से ही डर लग रहा था उसे। वो धीरे धीरे व्हील चेयर घुमाते हुए ऊपर गई और सीधे अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गई। उसने तुरंत कोडिंग शुरू कर दी। कीबोर्ड पर उसकी फिंगर्स तेजी से चलने लगीं। कुछ ही देर में उसने एक ट्रैकिंग प्रोग्राम बना लिया, सिर्फ मुझे ट्रैक करने के लिए। उधर मैं क्लासरूम में बैठा था। अचानक मेरी पीठ में ठंडी सी फीलिंग आई और मुझे छींक आ गई। मैंने सोचा शायद ठंड लग गई है। मेरे पास बैठी एक लड़की ने मुझे टिश्यू दिया। मैं मुस्कुराया, थैंक्स। वो लड़की थोड़ी फेमिलियर लग रही थी, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं आया। लेकिन किसी ने ये सीन सीक्रेटली कैप्चर कर लिया और कैंपस फोरम पर डाल दिया। पोस्ट को ट्विस्ट करके लिखा गया कि वो लड़की सिंड्रेला बनकर प्रिंस से शादी करना चाहती है। पब्लिक ओपिनियन तेजी से फैल गया, लेकिन मुझे इस सब का कुछ भी पता नहीं था। उधर घर पर ल्यूरुयान फोरम स्क्रॉल कर रही थी। तभी उसने वो फोटो देखी। मेरी स्माइल देखकर उसकी आंखों में चुभन हुई। उसने तुरंत उस लड़की की इंफॉर्मेशन निकालनी शुरू कर दी। उसे पता चला वो गरीब फैमिली से है,
बहुत मेहनत करके यूनिवर्सिटी में आई है और उसकी माँ भी सीरियसली बीमार है। लियू रुयान के मन में डाउट आया, क्या ये लड़की जानबूझकर एओ के पास आ रही है? उधर मैं अंकल के घर जाते हुए अचानक मुझे याद आया, ये लड़की कौन है? पिछली लाइफ में उसका भाई हमारी पे कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में था और बाद में उसने जांगनी की हेल्प की थी कंपनी के पैसे एम्बेजल करने में। उस समय उसने अपनी बहन की फोटो लेकर मुझ पर आरोप लगाया था कि मैंने ऑनलाइन रूमर्स से उसकी बहन को सुइसाइड करने पर मजबूर किया, और वो लड़की यही थी। ये समझते ही मैं शॉक हो गया। मैंने तुरंत ब्रेक मारा और फोन निकालकर चेक किया। जैसा सोचा था, फोरम पर उसे बदनाम किया जा रहा था। मैंने पास के इंटरनेट कैफे में जाकर पोस्ट डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार डिलीट करने पर पोस्ट वापस आ जाता था। तभी मुझे समझ आया, मैं किसी स्ट्रांग ओपोनेंट से भिड़ गया हूं। वो जानबूझकर मुझे टारगेट कर रहा था। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे लियू रुयान से हेल्प लेनी पड़ी। मैंने उसे कॉल किया और सॉफ्ट वॉइस में बोला, रुअन, तुम अभी बिजी हो? मुझे एक फेवर चाहिए। एक पोस्ट हैक करके डिलीट करना है। मैं तुम्हें अभी भेजता हूँ। मैं वापस आकर तुम्हारे लिए डिजर्ट लाऊंगा। लियोरान के होंठ हल्के से मुस्कुराए। तुम मुझे डिजर्ट से ब्राइब करना चाहते हो? मैं हंसा। क्यों नहीं, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और तुम्हारे लिए खुद खरीद कर लाऊंगा। क्या खाना है? ये सुनते ही लियोरान का मूड तुरंत अच्छा हो गया। तुम जो भी लाओगे, मुझे सब पसंद है। कॉल कट करने के बाद मैंने तुरंत उसे वो पोस्ट भेज दिया। लू रुयान ने पोस्ट खोला और शॉक हो गई। ये तो वही पोस्ट है जिसे मैं अभी डिफेंड कर रही थी। उसने तुरंत आईपी ट्रैक किया। लोकेशन एक इंटरनेट कैफे निकली। उसके दिमाग में सवाल ही सवाल थे। एयू उस लड़की की हेल्प क्यों कर रहा है? उसने मुझे पोस्ट हैक करने को क्यों कहा? क्या वो उस इंसान को जानता है जिससे मैं लड़ रही थी? अब उसे मेरे वापस आने का इंतजार करना था, लेकिन उसके लिए उस पोस्ट को हैक करना, जिसे वो खुद पहले प्रोटेक्ट कर रही थी, कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने जल्दी और साफ तरीके से पूरा इशू सॉल्व कर दिया। मैं अपने अंकल के घर पहुंच गया। मेरी आंट लिया बहुत एक्साइटेड होकर मिली। ओह, तुम आ गए। तुम्हारी आंट तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। एक हफ्ता हो गया, देखो कितना दुबला हो गया है चेहरा। मैं जानबूझकर उसके साथ फ्लो में चला गया। उस औरत का खाना अच्छा नहीं है, आंट का खाना ज्यादा अच्छा है। वो खुश हो गई। अच्छा, फिर आज ज्यादा खाना। लेकिन जैसे ही मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा, मैंने देखा टेबल पर सड़ी हुई सब्जियां और बेकार प्रेजेंटेशन वाला खाना रखा था। तभी लिया रोने लगी और मेरे बोल में खाना डालते हुए बोली, प्लीज बुरा मत मानना, ये सब तुम्हारे अंकल की गलती है। वो फेल हो गए। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ गई। पूरा पैसा उसमें चला गया। अब हमारे पास बस ये ही खाने को है। मैंने फेक दुख दिखाते हुए पूछा, आंट, अंकल ने किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था? इतना पैसा कैसे डूब गया? अब आप लोग क्या करेंगे? लिया तुरंत रोने लगी। और क्या करेंगे? जिंदा रहना है तो रहेंगे, चाहे भूखे रहना पड़े। हम तो ये घर भी बेचने की सोच रहे हैं। ओ, तुम अब हमारे पास मत आया करो, कहीं डेट कलेक्टर्स तुम्हें देख लें। तभी अंकल शाली भी एक्टिंग में जुड़ गया। माया, रो मत। मैं तुम्हें और बेटे को बोझ नहीं बनाऊंगा। मैं बिल्डिंग से कूद जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा तो कोई डेट नहीं मांगेगा। तुम दोनों आराम से जी पाओगे। लिया पैनिक होकर उसे रोकने लगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम कूद गए तो मैं और बेटा क्या करेंगे? मैं अंदर ही अंदर उनकी एक्टिंग पर हंस रहा था, लेकिन ऊपर से सीरियस बनकर बोला, अंकल, प्लीज ऐसा मत सोचो। कितना पैसा कम है? जल्दी रिलेटिव्स से बोरो करो। क्या आपने मेरे डैड से पूछा? लिया और शाली ने एक दूसरे को देखा और हल्का सा मुस्कुराए। मैं क्लियरली उनके ट्रैप में आ चुका था। शाली ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारे डैड के पास गया था। उन्होंने कहा कंपनी को वर्किंग कैपिटल चाहिए, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। लिया तुरंत बोली, तुम अपने ब्रदर इन लॉ की हर बात मान लेते हो। तुम कितने इजीली फूल हो जाते हो। मुझे तो लगता है वो बस हमें पैसा देना ही नहीं चाहते। अब जब उनकी बहन नहीं रही, वो अपनी सेकंड वाइफ लू वॉन और उसके फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वो मेरी तरफ मुड़ी। ऑन, हम तुम्हारे असली अंकल आंट हैं। देखो ना, तुम्हारे डैड इस छोटी सी हेल्प के लिए भी तैयार नहीं। क्लियरली वो पैसा अपनी नई वाइफ और उसके फैमिली के लिए बचा रहे हैं। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, मैंने धीरे से कहा। मैं कभी भी डैड को यह पैसा लू वान और उसके फैमिली को नहीं देने दूंगा। डोंट वरी आंट, मैं डैड से पैसा दिलवाऊंगा। लिया एक्साइटेड होकर मेरा हाथ पकड़ लेती है। ओ, हमने तुम्हें बेकार में नहीं पाला। सिर्फ तुम ही हो जो हमारी हेल्प कर रहे हो। मैं सीरियस बनकर बोला, आंट, मैं आपको इग्नोर नहीं कर सकता। मॉम के जाने के बाद
आप ही मेरे सबसे क्लोज रिलेटिव्स हो। अब बताओ, कितना पैसा कम है? मैं डैड से अरेंज करवा दूंगा। शाली थोड़ी शर्माते हुए बोला। प्रोजेक्ट में अभी 1.5 बिलियन यूएन की कमी है। ये सुनकर मैं अंदर से हंसा। इतनी हिम्मत, इतना बड़ा अमाउंट मांग रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो ड्रामा कर रहे थे, मैंने भी डिसाइड किया, मैं भी पूरा खेल खेलूंगा। मैं आंट को ऊपर ले गया और कंसर्न दिखाते हुए बोला, आंट, मेरा एक फ्रेंड है जो सेकंड हैंड लग्जरी गुड्स डील करता है। चलो, आपने जो भी महंगे सामान खरीदे हैं, सब बेच देते हैं। अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा और खाना भी इम्प्रूव हो जाएगा। लिएया तुरंत घबरा गई। ओ, वो चीज़ें इतनी भी वैल्यूएबल नहीं हैं। रहने दो। मैंने उसे कन्विंस करना जारी रखा। डोंट वरी आंट, अच्छा प्राइस मिलेगा। मैंने जो भी चीज़ें आपको और कज़न को दिलाई थीं, वो सब लाखों की हैं। इवन अगर सस्ती भी बिकें, तब भी काफ़ी पैसा आ जाएगा। बाद में जब अंकल पैसा कमा लेंगे, तब आप फिर से सब खरीद लेना। मैं ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे मैं सच में उनकी भलाई सोच रहा हूँ। लिएया फंस गई और मजबूरी में मान गई। मैंने आंट और कज़न के कमरे छान मारे। जो भी लग्जरी सामान मैंने पहले दिलाया था, सब निकाल लिया। फिर मैं बार बार आंट की तारीफ करता रहा। देखो आंट, आप अपने हस्बैंड के लिए कितना सैक्रिफाइस कर रही हो। अंदर से उसका दिल टूट रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। मैं 2 बड़े बैग्स में सारा लग्जरी सामान लेकर घर से निकला और अंदर ही अंदर बहुत खुश था। मुझे ठगना चाहते हो? अब मैं तुम्हें असली नुकसान का मतलब समझाऊंगा। मैं गाड़ी चलाते हुए गुनगुनाता हुआ घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक डिजर्ट शॉप पर रुका और लियोरान के लिए कुछ स्वीट्स ले लिए। लियोरान खिड़की के पास बैठी थी। दूर से मेरी कार आते ही उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। वो जल्दी से अपनी व्हीलचेयर लेकर नीचे आई और लिविंग रूम में ऐसे बैठ गई जैसे टीवी देख रही हो। मैं खुश होकर अंदर आया। वाइफ, मैं आ गया। तुम्हारे लिए डिजर्ट लाया हूँ, ट्राई करोगी? लियोरन तुरंत मेरे पास आई, मुझे हग किया और किस कर दिया। तुम बहुत खुश लग रहे हो। आंट और अंकल ने क्या अच्छा खाना खिलाया? मैं मुस्कुराया। तुमसे जल्दी मिलने के लिए मैंने डिनर भी स्किप कर दिया। ये सुनकर उसके दिल का सारा डाउट खत्म हो गया। उसकी आंखों में बस प्यार ही प्यार था। वो हंसकर बोली, क्या खाना है? मैं बना देती हूँ। मैंने कहा, तुम कुछ मत करो, मैं खुद किचन में कुछ खा लूंगा। और मैं किचन की तरफ बढ़ गया। लियोरन भी अपनी व्हील चेयर लेकर मेरे पीछे आ गई। जब से मैं घर आया था, उसकी नज़रें मुझसे हट ही नहीं रही थीं। मैंने उसकी व्हील चेयर को हल्का सा पीछे किया। तुम क्यों आ रही हो? ऊपर जाओ, मैं खाकर आता हूँ। मॉम डैड को डिस्टर्ब मत करो। वो थोड़ी देर सोचकर बोली, मुझे भी भूख लगी है और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं हैरान था। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसने खाना खाया था, इतनी जल्दी फिर से भूख? मेरे डाउट को देखकर उसने कंप्लेन किया, तुम घर पर नहीं होते तो मुझे ज्यादा भूख ही नहीं लगती। उसका ये प्लेफुल बिहेवियर उसके यूजुअल साइलेंट नेचर से बिल्कुल अलग था। अब वो धीरे धीरे खुल रही थी और ये चेंज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने मुस्कुराकर कहा, चलो, तुम्हारे लिए नूडल्स बनाता हूँ। लियोरान खुशी से सिर हिलाने लगी। कुछ देर बाद नूडल्स रेडी हो गए। हम दोनों डाइनिंग टेबल पर साथ बैठकर खाने लगे। उसकी आंखों में फ्यूचर के लिए उम्मीद साफ दिख रही थी। तभी मेरे डैड, प्यांगो, नीचे आए। उन्होंने हमें साथ में हंसते खाते देखा। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इन दोनों का रिश्ता अच्छा है, अब ये आराम से अलग रह सकते हैं। वो चुपचाप वापस अपने रूम में चले गए। खाना खाते खाते लियोरान अचानक सीरियस हो गई। क्या हम मूव आउट कर जाए? मैं चौंक गया। अचानक क्यों? फैमिली के साथ रहना अच्छा नहीं है क्या? उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। मैं चाहती हूं कि हम दोनों की अपनी लाइफ हो, प्राइवेट स्पेस, ताकि सुबह जैसी ऑकवर्ड सिचुएशन फिर ना हो। उसकी बात सुनकर मैं समझ गया वो क्या हिंट दे रही है। मैंने पूछा, तो कहाँ शिफ्ट होंगे? वो तुरंत बोली, यहीं पास में, सामने वाले हिलसाइड पर। मैं शॉक हो गया। वो तो प्राइवेट विला है, हमेशा खाली रहता है। लियोरन ने कामली कहा, मैंने खरीदा है। मैं पूरी तरह सरप्राइज हो गया। तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? वो मुस्कुराई, मैंने खुद कमाया है, तुम्हें आराम से रख सकती हूँ। अब मुझे समझ आया, मैंने उसे सीरियसली अंडर एस्टिमेट किया था। मैंने सॉफ्टली पूछा, तो कब मूव करेंगे? उसने मेरा हाथ पकड़ा। कल? मैंने सिर हिलाया। कल आफ्टरनून ठीक रहेगा, मेरी क्लास भी नहीं है और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारी क्लोज्ड वर्ल्ड से बाहर लाऊंगा। लियोरन बहुत खुश हो गई। मैंने उसके गाल पर किस किया। वो प्लेफुल होकर बोली, पैड, तेल वाले चेहरे से किस किया।
मैं टिश्यू लेने ही वाला था, तभी उसने अचानक मुझे पकड़कर जोर से किस कर दिया। मैं पूरी तरह स्टन्ड रह गया। वो हंसते हुए बोली, अब बराबर हो गया। खाना खत्म करने के बाद मैंने कहा, तुम ऊपर जाओ, मैं अभी आता हूँ। लियोरान जाना नहीं चाहती थी। वो मेरे साथ थोड़ा और टाइम बिताना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे धीरे से व्हील चेयर के साथ ऊपर भेज दिया। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था, वो चाहती थी कि आगे हर दिन ऐसा ही हो, कोजी और खुश। मैं भी थोड़ी देर बाद रूम में गया। नहाकर जब बाहर आया तो मैंने ब्लैक पैजामास पहने हुए थे। लियोरान की नज़र सीधे मेरी नेक पर गई। उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी, फेयर स्किन, टॉल बॉडी। उसके अंदर अचानक एक अजीब सी गर्मी उठी। वो जल्दी से अपना चेहरा घुमा लेती है। उसे डर था कि उसकी रिएक्शन मुझे अनकंफर्टेबल न कर दे। अभी तक वो सिर्फ हग्स तक ही कंफर्टेबल थी, इससे आगे जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। लेकिन फिर भी वो चुपके चुपके मुझे देख रही थी और खुद को रोक भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद वो बेड पर आकर लेट गई और लाइट्स ऑफ कर दी। अंधेरे में वो धीरे से मेरे पास आई और मेरी बाहों में सिमट गई। मैंने दांत भींचकर धीरे से कहा, तुम इतने कम कपड़े पहनकर ऐसे पास आ रही हो? मुझे डर है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मैं जानबूझकर उसे टीज कर रहा था। वो हल्के से बोली, तो मत करो कंट्रोल, बस। ये वर्ड्स सुनते ही सब बदल गया। मैंने खुद को रोका नहीं, उसे पलटकर बेड पर दबा दिया और उस पर अपना कंट्रोल खो दिया। कुछ ही देर में मैंने उसे पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके लिप्स धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगे और मेरी नेक पर मार्क्स छोड़ दिए। वो धीरे से प्रोटेस्ट करने लगी, कल मैं लोगों का सामना कैसे करूंगी? तभी मैंने उसे छोड़ा और उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा, अभी तो डर लग रहा है? जब तुम मुझे टीज कर रही थी तब नहीं सोचा? मेरी आवाज़ में डिज़ायर सुनकर वो तुरंत हार मान गई। मैं बस मजाक कर रही थी, मुझे नहीं पता था तुम इतने जल्दी लूज कंट्रोल करोगे। अब वो सच में डर गई थी। सॉरी, अब कभी टीज नहीं करूंगी, मैंने दांत भींच कर कहा। अगर अगली बार ऐसा किया तो इतना आसान नहीं होगा। फिर मैं उठकर बाथरूम चला गया। कुछ ही देर में शावर की आवाज़ आने लगी। वो पिलो से अपना चेहरा छुपाकर सोच रही थी, मैं मर जाऊंगी। मैंने फिर से आग लगा दी। ओ मेरे वजह से बर्बाद हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मैं बाहर आया और बेड पर वापस लेट गया। वो मुझसे दूर हट गई थी, जैसे उसे मेरी बॉडी से ठंड महसूस हो रही हो। उसने सोचा, क्या उसने कोल्ड शावर लिया? उसका दिल दुख गया। ये सब मेरी वजह से हुआ। अब मैं उसे ऐसे टीज नहीं करूंगी। मैं थोड़ा दूर हट गया तो लियोरान ने आंखें बंद कर लीं और खुद को ही दोष देने लगी। मैं बहुत ग्रीडी हो रही हूँ। पहले बस इतना चाहती थी कि एओ मेरे पास रहे। अब मैं उसे पूरी तरह अपना बनाना चाहती हूँ। क्या मैं उसे फोर्स करूंगी कि वो मुझसे प्यार करे? ये सोचकर वो खुद ही डर गई। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बस वो मेरे पास रहे, वही काफ़ी है। अगर मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करूंगी तो वो मुझसे दूर हो जाएगा। वो बहुत सेंसिटिव थी और जैसे ही मैंने उससे दूरी बनाई, वो फिर से खुद को बेकार समझने लगी। उधर मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। अब मुझे आदत हो गई थी। लियोरान को हग किए बिना नींद नहीं आती थी। मैंने धीरे से उसका नाम लिया, लियोरान, लेकिन वो प्रिटेंड कर रही थी कि वो सो चुकी है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा वो सच में सो गई है, तो मैं धीरे से उसकी तरफ मुड़ा, उसकी कमर पकड़कर उसे हग कर लिया और अपना चेहरा उसकी पीठ पर रख दिया। उस पल लियोरन के दिल में जैसे रोशनी आ गई। अंधेरे में दबा हुआ एक छोटा सा फूल फिर से खिलने लगा। उसे समझ आ गया, वो फिर हार गई। उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। मेरी एक छोटी सी एक्शन ने ही उसका दिल फिर से जीत लिया। वो चाहे खुद को कितनी भी बार समझाए, लेकिन मेरी एक नज़र या टच उसकी सारी वॉल्स तोड़ देता था। उधर शायू घर आया और देखा उसका वॉक इन क्लोजेट पूरी तरह खाली था, जैसे किसी ने लूट लिया हो। वो गुस्से में चिल्लाया, मॉम, मेरे कपड़े और शूज कहाँ हैं? लिएया आई और इरिटेट होकर बोली, इतना चिल्ला क्यों रहा है? क्या सिर्फ तुम्हारा ही क्लोजेट खाली है? शायू शॉक्ड था। मॉम, आपने क्या किया है? कल मुझे फ्रेंड से मिलना है, मैं क्या पहनूंगा? शियाऊ बहुत गुस्से में था। उसके सारे कपड़े और जूते गायब हो चुके थे। अब वो लोगों के सामने कैसे जाएगा? वो सस्ते कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकता था। उसके सारे दोस्त रिच फैमिलीज से थे। उसकी फैमिली बस मिडिल टू अपर क्लास थी और वो उन्हीं कपड़ों के सहारे अपनी इमेज मेंटेन करता था। जब उसकी माँ लिया ने सुना कि उसका बेटा कल दोस्तों से मिलने वाला है, तो उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। वो मुस्कुराई और बोली, मैं कैसे तुम्हें बिना कपड़ों के रहने दूंगी? ऐसा करो, मॉम तुम्हें कल बाहर ले जाएगी,
नए कपड़े और शूज खरीदने। शियाऊ ने नाखुश होकर भौहें चढ़ा लीं। बेटा, ये बस टेम्परेरी है, थोड़ा टॉलरेट करो। जब आओ पैसे लेकर आएगा, तब तुम जितना चाहो खरीद लेना। लिमेया ने उसे समझाया। वो पहले भी मुझे इसी तरह के दर्द भरे तरीकों से फंसा चुकी थी। मछली पकड़नी है तो चारा डालना ही पड़ेगा। ये बस छोटे सैक्रिफाइसेस थे, आगे अच्छे दिन आने वाले थे। ये सुनकर शियाऊ बस दांत भींचकर सहने लगा। आखिर वो इडियट मुझसे बेहतर कैसे है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनका गुड सन था। उसे बचपन से सिखाया गया था कि वो मुझे खुश रखे। अगर उसे कोई फायदा ना होता तो वो ऐसा कभी नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वो मुझसे और ज्यादा नफरत करने लगा। क्यों उसे, जो इतना कैपेबल है, हमेशा मेरे नीचे दबकर रहना पड़े? लेकिन जैसे ही उसे जंगनी वाली बात याद आई, उसके होठों पर एक प्राउड स्माइल आ गई। जिस लड़की को वो बस उंगली स्नैप करके अपने प्यार में गिरा सकता था, वही लड़की जिसे पाने के लिए मैं अपनी इज्जत तक खो चुका था, फिर भी हासिल नहीं कर पाया। ये सोचकर वो सच में खुश हो गया। खासकर जब मैं बार बार उससे रिक्वेस्ट करता था और कंप्लेन करता था, जबकि मैं जुंगी को परस्यू कर रहा था। उसे ये फीलिंग बहुत पसंद थी कि मैं उससे प्लीड कर रहा हूँ। मॉम, क्यों ना मैं कल अंकल के घर चला जाऊं? शियाऊ ने सोचा कि मेरी शादी लेयुआन से हुए कुछ दिन हो चुके हैं, तो उसे जाकर अपनी प्रेजेंस दिखानी चाहिए और शायद मुझे जल्दी डिवोर्स लेने के लिए पुश भी कर सके। निच्छा मुस्कुराई। जाकर आओ को प्रेशर डालो। उसे पैसे वाली सिचुएशन के बारे में पता नहीं है। वो समझ रही थी कि उसका बेटा कुछ और सोच रहा है और शायद वो मुझसे कनेक्शन बनाकर मुझे लोन लेने के लिए फोर्स करेगा। मैं जब उठा, तब तक सूरज काफी ऊपर आ चुका था। मैंने बेड साइड से फोन उठाया और घबराकर बोला, ओह नहीं, मैं लेट हो जाऊंगा। आज हमारे डिपार्टमेंट के सबसे स्ट्रिक्ट प्रोफेसर की क्लास थी। वो हर क्लास की शुरुआत में अटेंडेंस लेते थे और फाइनल ग्रेड भी उसी पर डिपेंड करता था। मैं जल्दी जल्दी वॉश करके बुक्स उठाकर नीचे भागा। तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया? पेजांगो ने मुझे गेट से निकलते हुए आवाज दी। मैंने जल्दी से जवाब दिया, टाइम नहीं है, मैं लेट हो रहा हूं। इतना कहकर मैं तुरंत ड्राइव करके निकल गया। पेजांगो ने थोड़ा हेल्पलेस होकर सिर हिलाया। ये बच्चा अब पढ़ाई के लिए कितना सीरियस हो गया है। बोलने वाले का कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन सुनने वाले ने ध्यान दे दिया। युआन ने भी नोटिस किया कि मैं हाल में पढ़ाई में काफी मेहनत कर रहा हूँ। मैं तो अब हर रात सोने से पहले भी टेक्स्ट बुक पढ़ता था। पहले मैं पढ़ाई में इतना सीरियस नहीं था। मैं हमेशा अब्रॉड जाकर अपनी पसंद का मेजर पढ़ना चाहता था। तो क्या मेरा अचानक सीरियस होना इस वजह से था कि मैं अब अब्रॉड नहीं जाना चाहता, या कोई और रीज़न था? लियो रुआन डाइनिंग टेबल पर बैठी ये सब सोच रही थी। अगर पहला रीज़न होता तो वो बहुत खुश होती और उसे मुझे रोकने के लिए मजबूर भी नहीं करना पड़ता। खाना खाने के बाद लियो रुआन अपने रूम में वापस चली गई। उसकी पतली उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं। कंप्यूटर स्क्रीन पर सिक्योरिटी कैमरास की फ्लोर प्लान दिख रही थी। मास्टर बेडरूम को छोड़कर हर फ्लोर के हर रूम में कैमरे लगे हुए थे। वो सर्विलांस सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर रही थी। जब से उसे पता चला था कि मैं किसी ऐसे इंसान को जानता हूं जो कंप्यूटर साइंस में स्किल्ड है, तब से वो केयरलेस होने की हिम्मत नहीं कर रही थी। मैं ठीक उसी समय क्लासरूम में पहुंचा जब बेल बजी। बस 1 सेकंड बचा था। मैंने राहत की सांस लेते हुए अपना सीना थपथपाया। जब मैंने डेस्क पर अपनी बुक्स रखीं, तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अगली क्लास की टेक्स्ट बुक घर पर भूल आया हूँ। शायद मैंने उसे रात में निकाला था और वापस रखना भूल गया। बिना टेक्स्ट बुक के मैं पूरी तरह लॉस्ट हो जाता। मैं उसी के सहारे प्रीवियस नॉलेज रिवाइज करता था और करंट लेक्चर समझता था। मैंने सोचा, इस समय डैड ऑफिस में होंगे, मॉम म्यो को स्कूल छोड़ने गई होगी और लियो रुआन तो बाहर आने को तैयार ही नहीं होती। मतलब घर पर कोई नहीं था जो मेरी बुक ला सके। तो मैंने चुपके से फ़ोन निकाला और अपनी एक जूनियर क्लासमेट को मैसेज किया, जिससे मेरी अच्छी बनती थी और जिसकी क्लास नहीं थी। मैंने उसे घर जाकर बुक लाने को कहा। साथ ही मैंने लियो रुआन को भी मैसेज किया कि वो बुक डोर के बाहर रख दे ताकि कोई आकर ले सके। हालांकि लियो रुआन स्ट्रेंजर्स से मिलना पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो मेरी फ्रेंड है तो उसे पोलाइट होना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ एक सिंपल और प्यारी लड़की को आते देखा, वो अचानक रेस्टलेस हो गई। ये लड़की क्यों है? इसका और प्यू के बीच क्या रिलेशन है? उस लड़की को कॉन्फिडेंटली चलते हुए देखकर और खुद को व्हील चेयर में देखकर लियो रुआन का पूरा मूड गिर गया। उसने बिना मिले ही बुक को डोर नॉब पर टांग दिया, दरवाजा बंद किया और क्वाइटली व्हील चेयर पुश करते हुए ऊपर चली गई। वो काफी डिप्रेस्ड महसूस कर रही थी। उधर जूनियर स्टूडेंट को कुछ पता नहीं था। उसने बुक उठाई और बिना कुछ सोचे चली गई। लियो रुआन व्हीलचेयर पर बैठी ब्लैंक स्टेयर में खो गई। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैं इस वक्त स्कूल में क्या कर रहा हूँ।
उसे रियलाइज़ हुआ कि घर में बंद रहकर वो मुझसे पूरी तरह डिस्कनेक्टेड हो चुकी है। उसे ये तक नहीं पता था कि मेरे फ्रेंड्स कौन हैं या मैं रोज़ क्लास के बाद क्या करता हूँ। उसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था। शायद इसलिए मैं उसके पास सोते हुए भी उसे दूर लगता था। हमारी ज़िंदगी जैसे दो पैरेलल लाइंस थीं जो कभी मिल ही नहीं सकती जब तक कि वो खुद अपनी डायरेक्शन ना बदले और बाहर ना जाए। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं अभी भी ये सोच रहा था कि लियो रुआन को कैसे बाहर जाने के लिए तैयार करूं, और उधर मेरी एक छोटी सी एक्शन ने ही उसे खुद से बाहर जाने के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। लियो रुआन थोड़ी देर तक चुप बैठी रही, फिर उसने फिर से स्कूल फोरम और मैसेज बोर्ड्स खोल लिए। ये उसकी डेली रूटीन बन चुकी थी। वो हमेशा फोरम्स के जरिए मेरी कैंपस लाइफ समझने की कोशिश करती थी। आजकल कॉलेज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, उसने तो एक छोटा सा प्रोग्राम भी बना लिया था। जैसे ही किसी पोस्ट में मेरे नाम का एक भी कैरेक्टर आता, वो पोस्ट ऑटोमेटिकली उसके फोरम फीड के फ्रंट पेज पर आ जाता, ताकि वो आसानी से मेरे बारे में अपडेट्स ले सके। धीरे धीरे उसे पता भी नहीं चला और सुबह निकल गई। मुझे याद आया कि मैंने लुआन से प्रॉमिस किया था कि आज आफ्टरनून में शिफ्टिंग करनी है, तो क्लास खत्म होते ही मैं जल्दी से घर वापस भागा। मेरे पास काफ़ी सामान था और पैकिंग करना भी हैसल होने वाला था। जब मैं घर पहुंचा तो लुआन ने पहले ही लंच तैयार कर लिया था और बस मेरे आने का वेट कर रही थी। हमने साथ में खुशी खुशी लंच किया। खाने के बाद लुआन ने मुझे डिशेस में हेल्प करने नहीं दिया। उसे पता था कि आज हमें शिफ्ट करना है, तो उसने मुझे और लियू यान को ऊपर जाकर अपना सामान ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा। मैंने लियू यान को व्हीलचेयर में पुश करते हुए पूछा, तुम तो घर पर नहीं थी, क्या तुम्हारा सामान ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है? उसने सिर्फ स्टडी रूम की बुक्स ही अरेंज की थीं, लेकिन लुआन के मन में एक छोटा सा सीक्रेट था। वो चाहती थी कि मैं वापस आकर उसके साथ मिलकर उसका सामान अरेंज करूं, जैसे एक अच्छा हस्बैंड उसकी मदद कर रहा हो। मैं भी सुबह बिजी थी। चलो, हम दोनों साथ में ऑर्गेनाइज और पैक करते हैं, उसने कामली झूठ बोला, बिना ब्लश किए। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे पास बहुत सामान है। पहले हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, फिर बाद में मूव करेंगे। मैं चाहता था कि लियो रुआन भी पार्टिसिपेट करे, ताकि उसे यूजलेस फील ना हो। ये सुनकर लियू यान हल्के से मुस्कुराई। ठीक है, चलो साथ में करते हैं। मैंने अपने सारे कपड़े और बैग्स जो नए घर में ले जाने थे बेड पर फेंक दिए। थोड़ी ही देर में वो एक छोटे पहाड़ जैसे ढेर में बदल गए। लियू यान बेड के पास बैठ गई और मेरी मदद करने लगी। वो कपड़ों को फोल्ड करती और फिर एक एक करके कार्डबोर्ड बॉक्सेस में रखती जा रही थी। हम दोनों ने काम क्लियरली डिवाइड कर लिया था। मैं सामान इकट्ठा कर रहा था और वो उसे नीटली ऑर्गेनाइज और पैक कर रही थी। हमारी टीम वर्क काफ़ी स्मूथ थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मेरे अंडरवेयर पर पड़ी, उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी नज़रें इधर उधर भटकने लगीं और उसके कान तुरंत लाल हो गए। मैं वॉक इन क्लॉजेट से आवाज़ लगाता हूँ, लियो रुआन, तुम्हें कौन कौन से कपड़े ले जाने हैं? अपनी ऑकवर्डनेस से बचने के लिए लियो रुआन जल्दी से व्हीलचेयर घुमाकर क्लॉजेट की तरफ आ गई। उसने जल्दी से कहा, ये सारे ले जाओ।